लेकिन मार्केट आपकी नीड के हिसाब से परफॉर्म नहीं करती, मार्केट अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से परफॉर्म करती है। हमें प्रॉफिट बुकिंग कब कर लेनी चाहिए कि कुछ भी खरीदना और कभी भी खरीदना जो है इस फिलॉसफी पे काम नहीं कर सकते। रातों रात पैसे डबल कैसे करें? लॉसेस को एज ए लर्निंग कॉस्ट लेके और फिर उसके बाद आप इस ट्रेड को सीखिए। हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते। लोन पे से बिल्कुल काम नहीं करना है, सेविंग से करना है। हम अच्छी कंपनीज को कैसे ढूंढें? जानना चाहता हूँ, जब मार्केट गिरती है तब आप क्या करते ये देखिए, हम लोग जब पेनी स्टॉक्स मूव करना शुरू कर दें तो आप ये समझ लीजिए कि एकदम तो मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा आ गया है और दूसरा ये अब इस रैली का एंड होने वाला है। सवाल ये है कि हम कितने अमाउंट से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? लेकिन आज का जो यूथ है वो सोशल मीडिया पे, रील्स पे या यूट्यूब पे सुन के इंफॉर्मेशन लेके इन्वेस्ट कर देता है। तो जब मंदी आए तो हम क्या कि बदले में आपको क्या मिला कुछ पता नहीं है। आपने जो बेचा तो किसको बेचा कुछ पता नहीं है। जम्मू कश्मीर की कितनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस वर्मा। हाजिर हुआ हूं आज के पॉडकास्ट को लेकर आपके सामने। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं तो बहुत से सवाल हमारे मन में उठते हैं, या ये कहें कि बहुत सी भ्रांतियां हमारे सामने आती हैं। इसको लेकर कुछ अलग अलग तरह के विचार हैं। कुछ इसे जुए की तरह देखते हैं, कुछ इसे इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखते हैं, कुछ के लिए ये वेल्थ क्रिएशन का जरिया है। लेकिन इसमें ज़्यादातर लोग कामयाब नहीं हो पा रहे। केवल कुछ ही लोग इसमें पैसा कमा पाते हैं। इसमें पैसा कमाने के लिए हम क्या करें? ट्रेडिंग करें, सिप करें, फ्यूचर ऑप्शन लें, कमोडिटी मार्केट में काम करें या म्यूचुअल फंड लें? और मार्केट क्रैश होने पर क्या करें? आज के पॉडकास्ट में हमारी कोशिश है हम आपको स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल एजुकेशन, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस, शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फंडे आदि बहुत सी जानकारियां दें, जिससे आप अपनी मनी मैनेजमेंट कर सकें। इन्हीं सब डाउट को क्लियर करने के लिए आज स्टूडियो में हमने इन्वाइट किया है स्टॉक गुरु श्री अजय कपूर जी को, जो पिछले 30 सालों से स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं और शेर खान फुल सर्विस ब्रोकिंग हाउस के जम्मू कश्मीर के बिजनेस पार्टनर हैं। सर नमस्कार। सर, हमें टाइम देने के लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। यानी मैं खुद आपका धन्यवाद करता हूँ जी, मेरे को आपने स्टूडियो में इनवाइट किया। हम सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि हम स्टॉक मार्केट को डिफाइन कैसे करेंगे। भाई, कुछ लोग इसको बिजनेस मानते हैं, कुछ लोगों के लिए ये जुआ है। आप क्या मानते हैं? देखिए, जुआ तो ये नहीं है, बिजनेस है, लेकिन ये एक आज की डेट में फुल टाइम डिसिप्लिन्ड ट्रेड बन गया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को देखें कि वो क्या ख़रीद रहा है तो आप वहीं इन्वेस्ट कर दें, अखबार में क्या लिखा है वहीं इन्वेस्ट कर दें, टीवी क्या बोल रहा है वहीं इन्वेस्ट कर दें, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको पूरा टेक्निकली फंडामेंटली साउंड होना पड़ेगा। आपको माइक्रो मैक्रो फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, सुनने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप इस ट्रेड में एंटर करिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस ले सकते हैं। इसमें आप म्यूचुअल फंड के रूट से आ सकते हैं। तो फिर तो ये एक प्रॉपर फुल टाइम डिसिप्लिन ट्रेड ही कहा जाएगा। और जो इन सब चीज़ को, इन सब रूल्स को नहीं फॉलो करके इस बिज़नेस में एंटर होता है तो डाटा सामने है, 90% ऐसे लोग जो हैं वो नुकसान करके जाते हैं और फिर वो इस ट्रेड को एक स्पेकुलेटिव ट्रेड या इसको जुआ कह के इसकी इमेज ख़राब करते हैं। आपकी बात ही करता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये जुआ नहीं है, लेकिन फिर भी 90% जो लोग हैं वो इसमें पैसा डुबोते हैं। क्यों? देखिए, मैं आपको आपको बात करें कि फाइनेंशियल लिटरेसी पे लोग मेहनत नहीं करते हैं। लोग ये समझते हैं कि ये फास्ट ग्रोइंग एरिया है जिसमें रिटर्न्स अच्छी आ सकती हैं, लेकिन आप खाली इस चीज़ को देखते हुए कि ये लुक्रेटिव एरिया है, रिटर्न्स अच्छी हैं, आप इसमें कुछ भी खरीदना और कभी भी खरीदना जो है इस फिलॉसफी पे काम नहीं कर सकते। और वो जो लोग हैं वो सब लोग जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी
को लैक करते हैं। कुछ मैं टेम्परामेंट की भी बात कर सकता हूँ कि वो पेशेंस नहीं रखते इस ट्रेड में होल्ड करने के लिए, टाइम फैक्टर नहीं देखते, या फिर वो लोग फियर और ग्रीड जो साइकोलॉजी है उसका शिकार हो जाते हैं, तो वो नुकसान करते हैं। लेकिन जो भी आदमी एक लॉन्ग टर्म में एक गोल लेके चला है, टेक्निकली फंडामेंटली चला है, प्रोफेशनल एडवाइस के साथ चला है, उसने हमेशा इस मार्केट में पैसा बनाया है। अगर मान लो कुछ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को समझते हैं, कुछ ट्रेड भी करते हैं, आजकल तो वैसे अवेयरनेस बहुत है, तो अगर हमें स्टॉक मार्केट को समझना हो, स्टॉक मार्केट है क्या, ये कैसे काम करता है? देखिए, अगर मैं लेमैन की भाषा में आपसे बात करूं, तो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप इक्विटीज़ की बात करते हैं, तो वो एक कंपनी में आपकी पार्टनरशिप लेने के बराबर है। कि जैसे आप कुछ चंद लोग मिलके अगर आप इकट्ठा बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको पार्टनरशिप का नाम देते हैं। तो जब ये बिज़नेस एक बड़े स्केल पे चला जाता है और इसमें स्टेक होल्डर्स बढ़ जाते हैं और इसको कॉरपोरेट रूप दिया जाता है और फिर इसको स्टॉक मार्केट में इनिशियली फंड्स रेज़ करने के लिए लिस्ट किया जाता है, फंड्स रेज़ करने के बाद, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए या उसमें पार्टनरशिप या भागीदारी लेने के लिए उसका कुछ पार्ट खरीदना पड़ता है। मतलब कुछ एक परसेंटेज, चाहे वो फ्रैक्शनल परसेंटेज हो, चाहे वो एक हेल्दी परसेंटेज हो, उसमें वो लेने के लिए और उस कंपनी में आपकी भागीदारी बने, आप प्रॉफिट के हिस्सेदार बने, आप ग्रोथ के हिस्सेदार बने, उसके लिए जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो एक स्टॉक मार्केट के थ्रू ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और आप उस एक कॉरपोरेट जगत का एक पार्ट बन जाते हैं। तो हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं? मान लो मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मेरे लिए सबसे जो स्टेप बाय स्टेप अपना जिसको हम कहेंगे कि रूट है, वो क्या रहेगा? देखिए, अगर तो आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं और अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, या फिर आप ऐसा भी है कि आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हैं, आपके पास स्पेयर पैसे हैं, आप सेविंग्स को किसी ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहाँ सेफ़ भी हो और जहाँ रिटर्न भी बेटर आए बाकी फील्ड से, तो इनिशियली तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप आईपीओ का रूट पकड़ें। आईपीओ का मतलब कि आप कंपनी जब पहली बार लिस्टिंग होने के लिए आती है या कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो अपनी एक्सपेंशन के लिए और फंड्स रेज करती है, तो वो आप एक बार उस रूट से आप पैसा इन्वेस्ट करें और फिर अगर आपको स्टॉक्स की अलॉटमेंट हो जाती है, इक्विटीज़ की अलॉटमेंट हो जाती है, तो उसको आप एक सेफ और कम रिस्क वाला रूट के थ्रू आप मार्केट में एंटर करें और फिर उसको आप स्टॉक मार्केट में बेचें, या आप उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू आप उसमें एंटर करें। आप एक रेगुलर मंथली सेविंग्स जो हैं वो उसमें रेगुलर सिप के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप उसमें इन्वेस्ट करें। या अगर आप मार्केट की अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से, अगर मार्केट अभी सस्ती लगती है और उसमें मार्केट के स्टॉक्स चीप नज़र आ रहे हैं, तो आप लमसम भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और उसके बाद आप धीरे धीरे कंपनीज़ के बारे में पढ़ना सीखें, कॉरपोरेट के बारे। हम जैसे पहले हम डीमेट अकाउंट सबसे पहले हम डीमेट अकाउंट खोलते हैं जैसे किसी कंपनी का, तो हमारे सामने एक सबसे पहला डिसीजन लेने वाला जो काम होता है वो यही होता है कि हम किस कंपनी का डीमेट अकाउंट खोलें। हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी किसका अच्छा है डीमेट अकाउंट। देखिए, वो कैसे हम चूज़ करें? कन्फ्यूजन उसमें क्रिएट नहीं करना चाहिए अपने माइंड में। देखिए, प्लेटफॉर्म तो आगे जहाँ पे वो सेटलमेंट्स होंगी, जहाँ जिस रूट के थ्रू आपका पैसा जाएगा, जिस रूट के थ्रू आपको स्टॉक्स आएंगे, जहाँ ट्रेड होगा, वो तो सबके लिए सेम ही है। उसमें जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं या जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर डेरिवेटिव्स करेंसीज़ के लिए, कमोडिटीज़ के लिए जो एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे तो लेटर स्टेज में ही हम चाहते हैं कि कस्टमर भी उसमें एंटर करे। लेकिन फिर भी आप क्या उस कंपनी का जो आईटी सेटअप है वो इतना रोबोस्ट है, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पे रेट्स की फ्लक्चुएशंस होती हैं। जब भी कभी बायर या सेलर, डिमांड सप्लाई चेंजेस आती हैं मार्केट में, क्या वो सिस्टम जो है उस कंपनी का उस इतना रोबोस्ट है कि उस फ्लक्चुएशंस को वो आपके सामने रियल टाइम में लाता है
और आपकी ऑर्डर्स रियल टाइम में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, क्या इसकी जो सबसे बड़ी बैकबोन है वो रिसर्च है। क्या उस कंपनी की रिसर्च टीम इतनी बढ़िया है, उसका होमवर्क इतना बढ़िया है, उसका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस इतना बढ़िया है, आपके पास वो टाइमली डिलीवरी इतनी बढ़िया से दे रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू कंपनी और किस टाइम पे वो इन्वेस्ट होना चाहिए और किस सेक्टर में होना चाहिए, वो एकदम आपको बराबर वो इंटीमेट कर रहा है, वो चीज़ है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ब्रोकरेज जो पार्ट है उसको आप कम कंसिडर करें या ना ही के बराबर कंसिडर करें, क्योंकि रिसर्च और सर्विस और आईटी प्लेटफॉर्म बैकअप, ये सब चीज़ें जो हैं, और आपके जो जिस तरह का भी उस कंपनी के क्रेडेंशियल्स जो जिस पे आपने डीमैट खोलना है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ज़्यादा कंसिडर करें, आप ब्रोकरेज को कम कंसिडर करें। सर, ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रोकरेज भी दो तरह की हमारे सामने हमें देखने को मिलती हैं। एक लमसम वाली होती है जैसे मेंबरशिप फीस की तरह, और एक जो हम ट्रेड करते हैं उसके ऊपर कुछ परसेंटेज के हिसाब से है। तो बेस्ट क्या, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि बेस्ट ऑप्शन उनके लिए क्या है? नहीं, देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि कस्टमर जो है उसकी अपना रिस्क एपिटाइट कितना है, उसकी इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, क्या वो डेली ट्रेड में ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व है, क्या वो शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट्स में है, क्या वो मिड टर्म्स इन्वेस्टमेंट्स में है, किस तरह से वो उस और किस सेगमेंट में वो काम कर रहा है, क्या वो फ्यूचर्स ऑप्शंस में काम कर रहा है, क्या वो इक्विटीज़ में कर रहा है, क्या वो कमोडिटीज़ में कर रहा है, करेंसीज में कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये सब उन चीज़ पे डिपेंड करता है। लमसम अगर आप पैकेज की बात करो तो जो लोग डेली ट्रेड करते हैं और जो हैवी ट्रेड करते हैं और जिनको कॉस्ट अदरवाइज पर ट्रेड ज़्यादा लगती है, वो लमसम को ऑप्शन को जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। बट जनरली अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आप स्पेकुलेशन में कम हैं तो आपको ट्रेड के हिसाब से ही जो ब्रोकरेज जो परसेंटेज चल रही है उसी को ऑप्ट करना चाहिए, उसी में आपकी कॉस्ट सेविंग आएगी। ठीक है सर, हमने डीमैट अकाउंट जो है वो खोल लिया, उसके बाद हम जैसे चूज़ करते हैं मार्केट में, तो मार्केट में हमें 3 तरह के स्टॉक्स जो हैं वो मिलते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड पेनी स्टॉक्स। सर, इसको हमें समझाइए कि ये तीनों टर्म्स क्या होती हैं। देखिए, ऐसा है कि एक मार्केट की कैपिटलाइजेशन वर्ड है, जिसका मतलब ये है कि आपकी टोटल कैपिटल में नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं आपके, और दूसरा उसकी मार्केट प्राइस क्या है। जब आप इसको नंबर ऑफ़ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी एक कंपनी की एक वैल्यू का पता लगता है कि उसकी कितनी कैपिटलाइजेशन है, कि उस कंपनी की वर्थ कितनी है, ठीक है। तो वो वर्थ जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 हम उसके वॉल्यूम्स देखते हैं मार्केट में कि आज उसका 5,000 करोड़ रुपए का रोज़ का व्यापार है, उस कंपनी का 2,000 करोड़ का व्यापार है, 6,000 करोड़ का व्यापार है। तो जब ये चीज़ें हम लोग उसकी कंपेयर करते हैं तो पहले तो ये टेक्निकल टर्म्स में है कि ये सब चीज़ें जो हैं, और जब कंपेयर करते हैं तो वो एक कैप लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ये 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है तो ये लार्ज कैप में है, और अगर ये 5,000 से 500 करोड़ तक की कंपनी है उसकी कैपिटलाइजेशन, तो ये एक मिड कैप में है, और अगर उससे नीचे है तो ये स्मॉल कैप में है। तो ये इस तरह से हम लोग उसको जनरली कैटेगराइज करते हैं, और इसको हम लोग सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ भी रिलेट करते हैं और रिस्क के साथ भी करते हैं। जनरली जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं वो आपको सेफ समझी जाती हैं, और जो उसमें रिटर्न कम है, लेकिन जब भी कभी मार्केट में फॉल आता है तो जब भी पहले रिकवरी आती है तो सबसे पहले लार्ज कैप्स में आती है, ठीक है। और इसी तरह मिड कैप जो हैं वो लेकिन अगर आप बेटर रिजल्ट रिटर्न की बात करें, लेकिन एक फार्मूला सिंपल है इस मार्केट में कि जितना आप रिस्क ज़्यादा उठाएंगे उतना ही आप रिटर्न के लिए, उतना ही आप रिस्क में भी उतना ही जाएंगे। लेकिन स्टिल जो स्टार परफॉर्मर रहे हैं या जो मल्टी बैगर रहे हैं, जो बड़े बड़े मतलब आज अगर आपने उसमें 1 लाख रुपया लगाया फॉर एग्जांपल, और 10 साल में वो आपको 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख दे रहा है, तो कुछ गेम चेंजर कंपनीज भी होती हैं ऐसे सेक्टर में, टाइमली आ जाती हैं, उनको ग्रोथ मिल जाती है, उनको उनकी जो
मल्टी-फोल्ड ग्रोथ आ जाती है, वो एक्सपोर्ट्स में चले जाते हैं या मल्टी फील्ड्स में चले जाते हैं। तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं मिड कैप में जो आइडेंटिफाई की जाती हैं और लोग भी कर सकते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई से, टेक्निकल स्टडी से। अगर वो लोग उस कंपनीज को ढूंढते हैं और उसमें पैसा डालते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर ज़रूर लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसमें रिटर्न जो है वो उससे बेटर है। पैनी स्टॉक्स जो हैं वो उसको हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं कि उसमें पैसा नहीं डालना चाहिए, लेकिन स्पेकुलेशन की नज़रिए से कई लोग उसमें पैसा डालते हैं कि ये मल्टीफोल्ड होगा, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसमें उतना ही रिस्क बढ़ जाता है जितना रिस्क हम इन्वेस्टमेंट को एक थोड़ी सी आप ये समझते हैं ग्रीड की नज़र से देखते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है इतना पैसा मेरे को एक साल में डबल करके दे देगी, तो एक साल में वो पैसा आधा भी रह सकता है, इसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जब तक आप 100% नहीं 200% श्योर ना हो तो आप पेनी स्टॉक्स में ना जाएं, और अगर जाएं भी तो बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत थोड़ा सा पार्ट उसमें डालें, बहुत बड़ा पार्ट नहीं डालें। तो कई बार सर हमने देखा भी है जो पेनी स्टॉक हैं वो मल्टी बैगर बन के भी निकले हैं। नहीं, वो बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं। अगर आप पेनी स्टॉक फॉर एग्जांपल अगर 5,500-6 हज़ार लिस्टिंग है एनएससी में टोटल कंपनीज़ की, तो अगर उसमें 500-600 कंपनीज़ ऐसी हैं तो एक कंपनी कोई कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, ये एक आइडेंटिफाई करना, उसका फील्ड आइडेंटिफाई करना, उसकी ग्रोथ आइडेंटिफाई करना, उसका विजन देखना, उसका सब चीज़ें देखना एक बहुत अपहिल टास्क है। और इसमें बहुत मेहनत की तो बात नहीं की जा सकती, इसमें तो लक फैक्टर मेरे को ज़्यादा नज़र आता है दैन के आप जो है आप इसको टेक्निकली फंडामेंटली और आइडेंटिफाई करके इसमें मल्टी बैगर बना के उसमें से पैसा ले पाए। सर हमें इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए, जैसे मान लो कोई नया बंदा आता है, वो कितना टाइम फ्रेम लेके इस मार्केट में आए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या रिज़ल्ट रहता है, शॉर्ट टर्म का क्या रिज़ल्ट रहता है, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उसके बारे में देखिए, अगर तो हर तरह की इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट में लेनी चाहिए, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मार्केट में एंटर कब कर रहे हैं जी। अगर आपने अभी जैसे कोरोना का पीछे टाइम देखा तो कोरोना में कुछ वैल्यूएशंस 2020 में 2008 लेवल तक के रेट्स तक आ गए थे, तो वो जो इन्वेस्टमेंट में जिस टाइम पे किसी ने वहाँ इन्वेस्ट किया तो वो तो एक साल में 150% तक भी उन लोगों ने ग्रोथ ली। बट ये एक लाइफ टाइम में ऐसी 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ ही आती हैं मार्केट में जहाँ आप ऐसा पैसा डाल सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा पैसा आपने रिटर्न ऐसी देखी है तो एक बार तो मैं वो उस 1.5 साल को मैं मिड टर्म का ही नाम दूंगा, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बट लार्जर प्रोस्पेक्ट से आपको अपना मैक्सिमम पैसा जो है 50-60% पैसा तो मैं चाहता हूँ कि आप लार्ज कैप में ही डालें। क्यों? एक तो उसकी कैपिटलाइजेशन बड़ी है, उसकी सेक्टर अच्छा है, उसका इंडेक्स में उसकी पार्टिसिपेशन है, इंडस्ट्री में वो लीडिंग है अपने, तो ये सब चीज़ें देख के, और दूसरा उसमें लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है। जब आप चाहेंगे जितना पैसा आप चाहेंगे उतना पैसा आप इंस्टेंटली कैश करके आप सेकेंड डे या ट्रेडिंग साइकिल के हिसाब से सेकेंड डे या थर्ड डे जो है उसको एनकैश कर सकते हैं। हाँ, आपने लेकिन ये है कि अगर लार्ज कैप में जो आप पैसा डालेंगे उसको आपको एक 5 साल 10 साल 15 साल कुछ इतना मिनिमम होराइज़न अपनी नीड्स के हिसाब से फिक्स करना चाहिए कि ये मेरे को 5 साल में किसी प्रॉपर्टी लेनी है, या बच्चे की स्टडीज़ हैं, या बच्चे की शादी है, या मेरी अपनी रिटायरमेंट है। इतना सबर तो सर हमारी सोसाइटी में रहा ही नहीं आजकल। नहीं, आपकी बात सही है, बट इसके अलावा चारा कोई नहीं है। अगर आप आजकल तो हमें मोबाइल में रीलें मिलती हैं, रातों रात पैसे डबल कैसे करें। देखिए, वो सब एक ट्रैप्स हैं, वो सब एक स्कैम्स हैं। सबसे उसमें मिसलीडिंग क्या है कि वो लोग आपको फिक्स रिटर्न या गारंटीड रिटर्न्स की बात करते हैं, और वो ऐसी रिटर्न इस स्टॉक मार्केट में नहीं है। आप पेशेंस इसमें है, आप मल्टीप्लाइंग इफेक्ट इसमें देख सकते हैं। 10 साल 5 साल 15 साल कंपनी कैसी है, सेक्टर कैसा है, माइक्रो फैक्टर्स कैसे हैं,
इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही हैं, ग्लोबल फैक्टर्स कैसे हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन इतने टाइम में 5 7 10 साल में वो सब चीज़ें फैक्टर इन होके आपको एक एवरेज के हिसाब से इंडेक्स को आउट परफॉर्म करके एक बेटर रिटर्न जो है वो लार्ज कैप दे सकता है। हाँ, मिड कैप में आप उसको मिड कैप की स्टडी रखिए, करिए और उसमें स्टॉक्स इन्वेस्ट करिए और 20-30% अपनी 100% में से उसमें भी इन्वेस्ट करिए, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली लार्ज कैप से बेटर रिटर्न देता है और जल्दी रिटर्न देता है, क्योंकि ग्रोइंग कंपनी होगी और बहुत जल्दी आपको जो है उसका रियलाइजेशन जल्दी होगा। तो आपके कहने का ये है कि हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको तीनों लार्ज, मिड एंड स्मॉल में तीनों में उसको कुछ पोर्शन हमें बांट देना चाहिए, उसमें बांटना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला लार्ज कैप में हम ना हमारी जो ग्रोथ हुई है या हम सोसाइटी में देखते हैं, हमारी सोसाइटी की एक विडंबना है ये कि हम अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते। होता ये है कि फाइनेंशियल कोई डिसीजन लेना है तो वो हस्बैंड वाइफ अपनी तरफ ले लेते हैं, तो बच्चों को हम उससे दूर रखते हैं। इसलिए मैक्सिमम हमारे में फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो होती नहीं। हालांकि कुछ सोसाइटी हैं, जैसे बनिया सोसाइटी है, जैन सोसाइटी है, इनमें गुजराती सोसाइटीज़ है, इन मारवाड़ीज़ हैं, इनमें हमें देखा गया है कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही पैसे के साथ कैसे खेलना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्च करना है, उसके बारे में उसको सिखाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो ये नहीं है, ना के बराबर है। तो क्या बेटर विकल्प है जिसमें स्टॉक्स हैं, इसका म्यूचुअल फंड है, ईटीएफ है, गोल्ड है, लैंड है, क्या बेहतर विकल्प है? अगर आपको क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम बच्चों को ये तो सिखाते हैं कि बेटा तू आर्ट्स लेगा तो ये बनेगा, कॉमर्स लेगा तो ये बनेगा, साइंस लेगा तो ये बनेगा। हम उनको कमाना तो सिखा देते हैं, लेकिन उस कमाई को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्च करना है, वो एजुकेशन नहीं देते। देखिए क्या है कि उसमें ना ग्राउंड रियलिटी पे अगर आप जाए ना, तो जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं जो ऐसा नहीं करती है, वो उन लोगों की अपनी भी बैकग्राउंड ऐसी रही नहीं कभी, वो खुद भी फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, वो इस मार्केट को सुना सुनाई से रिस्क ओरिएंटेड ज़्यादा है ये मार्केट, और इसमें गारंटेड रिटर्न नहीं है और फ्लक्चुएशंस है, वोलेटिलिटी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि वो खुद फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आगे बच्चों को भी वो चाहते नहीं कि बच्चे नए हैं और उनको इस मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, और वो बच्चों को नहीं चाहते कि वो बच्चों को इस मार्केट का एक्सपोजर दें। लेकिन अभी जो अच्छी चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जितने भी बच्चे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जॉब्स तो निग्लिजिबल हैं पैन इंडिया, ना के बराबर हैं, तो बच्चे जो कॉरपोरेट में जा रहे हैं और वो जो बच्चे अच्छे पैकेजेस और अच्छी अर्निंग्स के साथ काम कर रहे हैं, वो इस मार्केट में अब खुद एज ए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर अपनी सेविंग के रूट से आ रहे हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली कमा रहे हैं। पहले क्या था कि गवर्नमेंट जॉब है तो लिमिटेड पैसे थे, और अगर आपने फैमिली का बिजनेस, इंडस्ट्री, दुकान पे अगर ज्वाइन किया है तो उसका फाइनेंशियल कंट्रोल आपके सीनियर मोस्ट पे था, तो आपके हाथ में फाइनेंशियल स्पेंडिंग का डिस्पोजल नहीं था, ठीक है, आपके हाथ से डिस्पर्सल्स नहीं होते थे। अभी वो सारा पैसा कॉरपोरेट में, जितनी हमारे यूथ है नया क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आईटी इंजीनियर्स हैं, इस तरह के जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये सब लोग जितने भी हाईली पेड प्रोफेशनल्स हैं, ये लोग अपनी सेविंग्स का पार्ट इसमें डाल रहे हैं। और अच्छा ये देखने में आ रहा है कि वो अब इस मार्केट को सीखना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि उन लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं लॉसेस, और वो अब हम तो यही बोलते हैं कि आप उन लॉसेस को एज ए लर्निंग कॉस्ट लेके और फिर उसके बाद आप इस ट्रेड को सीखिए, और सीखने के बाद इसमें आप टेक्निकल, फंडामेंटल, पूरी प्रॉपर ग्राफ्स की स्टडीज़, पूरा ग्लोबल फैक्टर्स, माइक्रो फैक्टर्स, मैक्रो फैक्टर्स, आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, पॉलिटिकली कैसी चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, उन सब चीज़ों को वो देख रहे हैं। और क्योंकि वो आज अवेयर्ड है, पुरानी जनता अवेयर्ड नहीं थी, अब उनके पास। लेकिन सर एक चीज़ और है,
बेशक वो अवेयर्ड हैं लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान करने में भी वही सबसे आगे हैं। नहीं वो है, मैंने आपको जैसे बोला कि पिछले 2 साल 3 साल का क्योंकि उनके पास इतना टाइम भी नहीं है हाँ कि 2 साल और 3 साल का पिछले अगर मैंने डाटा देखा तो हम लोगों ने भी उस गवर्नमेंट की कैंपेन को, सेबी की कैंपेन को हेल्दी रूप से लिया कि उन्होंने ये बोला कि इक्विटीज़ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर्स ऑन ऑप्शंस में, ऑप्शंस ट्रेड में 90% न्यू एंट्रेंट जो है और रिटेलर जो है उसने नुकसान किया है, ठीक है, और बहुत बड़ा नुकसान किया है, छोटा नुकसान नहीं किया है। तो हम लोग ने उसको पॉजिटिव वे में लिया है और हम लोग उसको ऐसे इस तरह से लोगों में अवेयरनेस और प्रमोशन डाल रहे हैं कि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं तो इस बिज़नेस में आप मत आइए। तो हमने उसको हेल्दी रूट से लाया है कि अगर आप, इसका मतलब यह है कि आप पहले फाइनेंशियली लिटरेट हो जाइए, उसके बाद इस मार्केट में आइए। हाँ, लेकिन अगर आप इतने लाइफ में बिजी हैं तो फिर आप इस मार्केट में डायरेक्ट मत आइए, या तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स के थ्रू आइए, या एएमसी जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं या तो उनके थ्रू आइए, या ब्रोकिंग हाउसेस के कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप कम पैसे से, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो अभी सेबी के रूल के हिसाब से 50 लाख से कम टिकट साइज़ में आप नहीं कर सकता एक आदमी, तो आप छोटे स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एडवाइजरीज हैं, कुछ ब्रोकिंग। लेकिन सर प्रोडक्ट्स भी इतने सारे हैं कि आदमी उसी को ही लेने में कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा लूँ। नहीं, उसमें देखिए आज की डेट में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसमें लॉक इन पीरियड्स कितने हैं, उसमें मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट किस किस सेक्टर में कितने कितने परसेंटेज के हिसाब से और किस किस कंपनी में लग रही है, ये सारी चीज़ें एज पर सेबी नॉर्म्स आजकल सबको डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं और ये इतनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको देख के ही पैसा लगाएं। सर अगर आपने इन्वेस्ट करना हो तो आप क्या क्या चीज़ें खुद अपने लिए देखेंगे ताकि हमारे दर्शक ये जान पाएं कि वो भी उस चीज़ का ध्यान रख सकें? देखिए, मैं तो ये है कि पहले अपनी दो चीज़ें, एक मैंने चीज़ को डिस्कस करना थोड़ा शायद छूट गया मेरे से, मैं फिर भी उस पॉइंट पे आना ही था मेरे को, कि सबसे पहले तो जो आपका पैसा है या जो मेरा पैसा भी है या आपका भी है या किसी रिटेलर का या किसी इवन बड़े एचएनआई बड़े इन्वेस्टर का भी है, सबसे पहले आपने अपना सेविंग्स का पैसा ही डालना है, इसमें बोरोड पैसा नहीं डालना है। बड़े लोग लोन लेके भी पैसा नहीं, वो कभी नहीं डालना है। देखिए, सबसे बड़ी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि आपको इंटरेस्ट और ईएमआई तो रेगुलरली भरनी है लोन में, ठीक है, लेकिन मार्केट आपकी नीड के हिसाब से परफॉर्म नहीं करती, मार्केट अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से परफॉर्म करती है। तो एक तो आप उसमें से रेगुलर रिटर्न नहीं ले पाएंगे कि आप मंथली ईएमआई या इंटरेस्ट दे पाएँ, और दूसरा जब आपके यहाँ आपने लमसम लोन लिया है और एक फिक्स पीरियड आपने रखा है कि इस पीरियड पे मैं आपका लोन पूरा दे दूंगा, हो सकता है उस पीरियड में कुछ ऐसे मार्केट की कंडीशंस हों कि आपके मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट उतना ग्रो ही ना करी हो जितना आपका लोन का इंटरेस्ट बन गया हो, तो फिर वो आपका प्रेशर आपके ऊपर बिल्टअप हो जाएगा, आप लॉस में बेचोगे और जेब से पैसा डाल के उसमें काम करोगे। एक तो लोन पे से बिल्कुल काम नहीं करना है, सेविंग्स से करना है, और सेविंग्स को भी आपने इस तरह से स्प्लिट करना है कि लॉन्ग टर्म नीड्स की कुछ पोर्शन जो है वो लॉन्ग टर्म नीड्स की तरफ से उसको एलोकेट करना है, कुछ मीडियम टर्म्स की तरफ करना है, कुछ जो है आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना है, ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत आप जो है आप उसको लर्निंग एक्सपीरियंस समझ लीजिए, फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ काम करते हुए लाइव मार्केट में उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस लीजिए। तो अपनी स्टडी के हिसाब से, टेक्निकल फंडामेंटल्स के हिसाब से, इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से, सेक्टोरियल ग्रोथ के हिसाब से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से, ग्लोबल सिचुएशंस के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा 10% पैसा आप ऐसा भी रखें जिससे आप पेनी स्टॉक्स में और मिड कैप्स में कभी कभी डबल कर सकें, या आपको हर टाइम 100% इन्वेस्टेड मत रहिए, कभी अपॉर्चुनिटी का भी वेट करिए कि अभी जैसे कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो नेगेटिव न्यूज़ में आपको जब लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन मार्केट में आ गई है तो वो इकट्ठा पैसा उस टाइम पे भी आप और कोशिश करिए कि उस टाइम पे आप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में और लार्ज कैप्स में ही डालिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी मार्केट बाउंस करती है तो सबसे पहला स्टॉक्स जो हैं वो लार्ज कैप्स ही वापस मूव करते हैं, तो मिड कैप्स उसके बाद आते हैं, और जब पेनी स्टॉक्स मूव करना शुरू कर दें
तो आप ये समझ लीजिए कि एकदम तो मार्केट में मनी फ्लो ज़्यादा आ गया है, और दूसरा ये अब इस रैली का एंड होने वाला है। तो आप कहीं ना कहीं उसमें अलर्ट हो जाइए और अपनी रीजनेबल प्रॉफिट के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग जो है वो शुरू कर दीजिए। यानी कि आपके हिसाब से ये 3 तरह के फंड हमें जो है वो बनाने चाहिए। हाँ जी, बनाने चाहिए। एक सिप हाँ, सिप में भी आपने जो सिप्स हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक भी होती हैं और वो थीमेटिक भी होती हैं, और वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के हिसाब से भी होती हैं। सिमिलरली इक्विटीज़ होती हैं, ठीक है ना जी। तो आपने जो म्यूचुअल फंड्स में करना है उसको भी इसी तरह से स्प्लिट करना है, और लमसम करिए। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ रही है, कभी मार्केट कभी किसी न्यूज़ की वजह से गिरी है और वैल्यूएशन चीप है, तो आप लमसम भी पैसा उसी तरह डिवाइड करिए, और इक्विटीज़ में भी पैसा जो है आप इसी तरह ही डिवाइड करिए। और बाकी जो फ्यूचर ऑप्शंस या कमोडिटीज़ या करेंसीज़ की बात है, वो एक या तो हम लोग कभी अगले किसी डिस्कशन में ले पाएंगे, अदरवाइज़ वो एक प्रोफेशनल फील्ड है। उसमें हम लोग जनरली कस्टमर को नए कस्टमर को हम लोग जो या रिटेलर को या हार्ड अर्न जिसने पैसा कमाया है और जिसका एक टारगेट है लाइफ में, एक गोल है कि इस टाइम पे मेरे को इतना पैसा चाहिए और मेरे को इतना पैसा उसमें लगाना, मेरा रियलाइज़ हो और मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊँ, उसको हम लोग जनरली ये बोलते हैं कि आप जो है अभी फ्यूचर्स और ऑप्शन में एंटर मत करिए। हाँ, ये है कि अब सीखने के लिए या स्पेकुलेशन के लिए या हेजर्स के लिए, इस तरह एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़े अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, शुरू हाँ, करिए, जिससे आपको कोई फर्क ना हो। हाँ नहीं, थोड़े अमाउंट से आप कर सकते हैं, और आपको एटलीस्ट सीखने के लिए मैंने आपको आगे भी ये बात करी कि आप 10% पैसा ऐसा रखिए जो आपको अगर थोड़ा बहुत स्टकअप भी हो जाता है, थोड़ा रिटर्न ज़्यादा भी दे देता है, कभी रिटर्न ज़्यादा कम भी दे देता है, कभी उसमें लॉसेस भी छोटे बियर करने पड़ जाते हैं, तो एटलीस्ट उसको आप लर्निंग कॉस्ट मान के, तो आपको उस पैसे को जो है वो 10% अपने उस पैसे को थोड़ा सा आप उसमें रखिए, ताकि आप, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मार्केट से अवेयर भी रहना है कि ग्लोबली कॉरपोरेट वाइज, सेक्टर वाइज चीज़ें कैसे डेवलप हो रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, कैसे ग्रो कर रही हैं, कौन सा सेक्टर आगे काम करने वाला है या नहीं है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किसको फेवर कर रही हैं, किसको नहीं फेवर कर रही। तो ये सब चीज़ें जो है उन सब के लिए अवेयर रहने के लिए वो जो 10% पैसा है वो उसको आप रखिए, और इसमें आप उसके साथ आप रेगुलर थोड़ा सा धीरे धीरे डबल करते रहिए, ताकि आप एक खाली किताबें पढ़ना और ग्राफ स्टडी करना और कॉरपोरेट रिजल्ट्स देखने से ही आप खाली एक प्रोफेशनल और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते, ट्रेडर नहीं बन सकते, जब तक आपके उसका एक्चुअल और लाइव एक्सपीरियंस मार्केट में ना लें। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि स्टॉक मार्केट आपके हिसाब से काम नहीं करता है, वो आपके अकॉर्डिंग रिटर्न नहीं देता है कि जब आपको ज़रूरत हो। जबकि बहुत लोगों का जो माइंडसेट होता है वो इस तरह का होता है कि चल यार मैं इतने पैसे डाल देता हूँ तो चल मेरा मोबाइल का खर्चा निकल आएगा, मेरा रेंट निकल आएगा, या मैं महीने के 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये उसके उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो डाल देता हूँ, निकल आएंगे। तो सबसे बड़ी ये बात ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से रिटर्न नहीं देगी, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि लोन बिल्कुल नहीं डालना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूरी सेविंग्स जो है फिक्स पैसे की तरफ नहीं डालनी है, कुछ पैसा आपने लिक्विड रखना है या कुछ पैसा ऐसा रखना है कि आप मार्केट गिरे उसमें डाल दीजिए दूसरा, और कुछ पैसा ऐसा रखना है जो आपकी इमरजेंसी नीड्स में भी कभी भी आपको विड्रॉ करना पड़े। तो इमरजेंसी नीड्स पे अगर आपने मार्केट में इन्वेस्टेड पैसा लॉस में कैश किया तो वो आपकी हो सकता है वो इमरजेंसी नीड को पूरा ही ना कर पाए। ऐसा कि हमने लैंड में अक्सर देखा है सर, ये कि जब बेचने जाओ वो बिकती नहीं है, अच्छा खरीदने जाओ वो उसका सही रेट नहीं मिलता हमें। तो स्टॉक मार्केट में ये है कि आप उसको कभी भी पैसा जो है वो कैश कर सकते। स्टॉक मार्केट में अगर आप मैं फिर बोलूँगा कि अगर आप गोल्ड में भी, हाँ, आप पेनी स्टॉक्स में नहीं हैं, हाँ, अगर पेनी स्टॉक्स में नहीं है तो मिड कैप में, लार्ज कैप में कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
इतनी बड़ी लिक्विडिटी है, 15 लाख करोड़ रुपए की मार्केट है, सारी मार्केट्स को मिला के, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, इक्विटीज़, कमोडिटीज़, रोज़ की, मतलब बड़ी साल की या महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना बड़ा ट्रेड रोज़ का है और इतना बड़ा ट्रेड रोज़ सेटल हो रहा है, उसका लेन देन भी हो रहा है और सक्सेसफुली हो रहा है, ठीक है, और बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से सेटल हो रही हैं चीज़ें। जिसका स्टॉक है उसको मिल रहा है, जिसके पैसे हैं उसको मिल रहे हैं, ठीक है, जिसने स्टॉक बेचा उसको पैसे मिल रहे हैं, जिसने स्टॉक खरीदा और पैसे जमा किए उसको स्टॉक मिल रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी एकदम प्रॉपर फुल प्रूफ हैं। तो लिक्विडिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कोई इशू कोई नहीं है इसमें। हाँ, लैंड में जैसे आपने बोला, तो आपको अगर डिस्ट्रेस सेलिंग करनी है तो आप 25%, 20%, 10% नीचे बेचोगे, ठीक है, और वो बायर आपका नाजायज़ फ़ायदा लेगा। लेकिन इस मार्केट में तो रियल टाइम मार्केट है, मतलब रियल टाइम सेम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे पूरे इंडिया में उस रेट पे क्या बायर है वो आपसे उसी टाइम पे खरीदेगा और 1-2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। और इसलिए कोई भी परेशानी लिक्विडिटी वाइज इसमें नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ स्टॉक पे आपको ध्यान देना है। अच्छी कंपनी में पैसा रखिए तो आपको कोई परेशानी नहीं है। पेनी स्टॉक्स में कभी कभी ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट भी आती है, लो फ्लोटिंग स्टॉक है, तो कहीं अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई सेबी, लेकिन कहीं मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसकी स्पेकुलेशन में, उसको उसका रेट बढ़ाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई मीडिया वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। नहीं, कुछ भी है, कुछ भी लोग हैं मीडिया वालों, तो पैसा लेके अगर उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं चैनल रन करने के लिए, तो उनके बारे में वो अच्छा बोल भी देते हैं। अच्छा सर, जिनका फील्ड कॉमर्स का नहीं है, मान लो आप कह रहे हैं कि अच्छी कंपनियों में पैसा डालो, मान लो मेरा फील्ड जो है कॉमर्स का वैसे है, वैसे मान लो कि नहीं है, तो हम अच्छी कंपनीज़ को कैसे ढूंढें? हम कंपनीज़ का P&L, हम कंपनी की बैलेंस शीट कैसे स्टडी करें? कंपनी के टेक्निकल्स पार्ट पे क्या चीज़ लोगों को देखनी चाहिए जो हमें स्टॉक खरीदने से पहले? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इनिशियली तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर्स की, स्टॉक एनालिस्ट की और जो रिसर्च की टीम्स हैं किसी भी ब्रोकिंग हाउस की, उनसे उनकी मदद लीजिए, उन पे रिलाई कीजिए। उसके हिसाब से आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करिए। उनसे सीखिए कि कैसे किया जाता है, किन पैरामीटर्स को हम लोगों ने देखना है, कौन सी रेशोज़ हमने देखनी है, कौन से पैरामीटर्स देखने हैं, प्राइस देखनी है, EPS देखनी है, बीटा देखना है, उसकी PE रेशो देखनी है। ये डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि रिसर्च वाला आदमी, पोर्टफोलियो मैनेजर। ये क्वेश्चन आपसे इसीलिए पूछा कि जितने जो भारी भरकम शब्द आपने अभी बोले हैं ये आम आदमियों को समझ नहीं आते। नहीं, ऐसा तो आपसे ये गुजारिश है कि देसी भाषा में हमें ये समझाएं। नहीं, देखिए, ये देसी भाषा तो ये हो सकती है कि आपकी एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। एक कंपनी में 1% का कोई हिस्सेदार है, जिसकी एक आम रिटेलर जो उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जिसने 0.1% या 1% या 2%, उसके हिस्से में उस साल में कितना प्रॉफिट उसके हिस्से में आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से उसकी वैल्यू बन जाएगी, उसकी बुक वैल्यू बन जाएगी कि उसके शेयर की वैल्यू कितनी है मार्केट में, अगर वो कल को, और उस वैल्यू के हिसाब से उसकी मार्केट की कीमत कितनी है। तो हमेशा जो आपकी वैल्यू होती है, जितना एक परसेंटेज के हिसाब से किसी शेयर होल्डर का प्रॉफिट का हिस्सा होता है, उसके मल्टीपल्स में स्टॉक मार्केट में प्राइस होती है। मतलब जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस का आज 1200-1300 रुपये का शेयर है, तो वो 25 के मल्टीपल पे है। तो इसका मतलब है कि आपका जो बुक वैल्यू जो उसकी है, जो EPS है, मतलब जो बुक वैल्यू, या आप बुक वैल्यू समझ लीजिए या वैल्यू, एक कंपनी के एक शेयर के बदले में कितना प्रॉफिट आया, उसके कितने मल्टीपल पे वो कंपनी जो है ट्रेड कर रही है मार्केट में, कि 1300 रुपया है तो इसकी EPS कितनी है, अर्निंग पर शेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, EPS कितनी है। तो उसके मल्टीपल से भी आपको ये कैलकुलेशन लग सकती है कि मार्केट में ये जो स्टॉक है उसमें को भी फर्दर बाइफरकेट किया जाएगा कि क्या ये
ए क्लास स्टॉक है या बी क्लास स्टॉक है या ऑर्गेनाइज सेक्टर का स्टॉक है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का स्टॉक है, तो क्या वो जो उसका कितने मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, क्या वो 25 मल्टीपल पे है, और क्या ये इस इंडस्ट्री की सारी कंपनियां 25 के मल्टीपल पे हैं, या अगर ये ए ग्रुप की कंपनी है तो ये 35 के मल्टीपल पे है और इसी में बी ग्रुप की कंपनियां 25 के मल्टीपल पे हैं, तो ये एक जेन्युइन रेट है, ये आपकी एक कैलकुलेशन होगी। तो अगर ये 45 के मल्टीपल पे है तो इसका मतलब है ये स्टॉक बहुत महंगा है, ओवर वैल्यू है, आपको इसको भी खरीदना नहीं है, बेचन या तो बेचिए, उसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या उसका वेट करिए उसको नीचे आने का। तो सिमिलरली अगर वो जो 25 पीई की कंपनी है वो 15 पीई में अवेलेबल है और उसके अंदर सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, उसका डेट रेशो जो है एज पर मतलब उसका लोन जो है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि कैपिटल के हिसाब से उस कंपनी में लोन जो है कम है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कर्जा कम है, या वो उसका मार्केट में शेयर कितना है, वो ऑर्गेनाइज में है अनऑर्गेनाइज में है, ट्रेड कितना है, उसके इन्वेस्टर्स की क्रेडिट क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, ठीक है, और जिस सेक्टर में वो है वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और वो 25 की जगह 15 में मिल ले, तो इसका मतलब है कि वो चीप वैल्यूएशन में है, तो आपको वो स्टॉक खरीदना है। मैं जिस तरह से आपसे डिस्कस कर रहा था कि एक कंपनी के एक शेयर के हिस्से में कितना उसका प्रॉफिट क्वार्टर में या एक महीने साल में आता है, उसके कितने मल्टीपल पे उसकी मार्केट वैल्यू है, वो जो लिस्ट मार्केट वैल्यू नहीं बात करूँगा, मार्केट प्राइस है जो स्टॉक मार्केट में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो डिटरमिन करता है क्या ये आइडियल रेट है इन्वेस्ट करने का, क्या ये आइडियल रेट है प्रॉफिट बुक करने का, या क्या ये आइडियल रेट है इसको बाय करने का। तो जैसे मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताई कि 25 एक पर्टिकुलर रिलायंस जिस फील्ड में है, अगर वो आज उस 25 पी की रेशो में, मतलब प्रॉफिट पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 25 की रेशो में अगर वो मार्केट में उसका स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस है, तो वो एक आइडियल प्राइस है उसमें रुकने का और उसमें इन्वेस्ट करने का। और अगर यही चीज़ कल 35 पे मल्टीपल पे या 40 के मल्टीपल पे आ जाती है, तो वो जो है वो एक महंगा शेयर बन गया, उसमें आपको या तो प्रॉफिट बुक करके वेट करना है नीचे आके लेने का, या अगर आपके पास नहीं है और आप उसमें पैसा डालना चाहते हैं तो आप उसको वेट करिए कि वो वैल्यूज़ जो हैं वो नीचे आएँ और फिर ही आप उसमें एंटर करिए। सिमिलरली आप दूसरी किसी बी क्लास कंपनी में आए इसी सेक्टर की, अगर वो 15 की पी पे कर रहा है ट्रेड, मतलब उस 15 की पी पे ट्रेड कर रहा है, तो वो एक लिक्विडेटिव वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन में आपको पैसा डालना चाहिए। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप एक ये बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसमें कि आपकी बुक वैल्यू के हिसाब से कितने मल्टीपल पे स्टॉक है और आपके ईपीएस अर्निंग पर शेयर के हिसाब से कितने मल्टीपल पे उसकी प्राइस है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। ये दोनों चीज़ें एक बिल्कुल बेसिक फैक्टर हैं। वो आप जो है वो आप आज की डेट में, तो पहले तो हम लोग बैलेंस शीट देखते थे, क्वार्टरली बैलेंस शीट देखते थे, सब कुछ देखते थे। आजकल के रिटेलर इन्वेस्टर के तो वो फिंगर टिप्स में हैं, वो तो आप गूगल में आप डालेंगे कि इस कंपनी की पी कितनी है, इस कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है, इस कंपनी ये कितने मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इसका पिछले क्वार्टर का रिजल्ट क्या है, इसके 5 साल की बैलेंस शीट क्या है। तो आपको जनरल सोर्सेज के अलावा रिलायबल सोर्सेज भी वहाँ मिलेंगे सर्च इंजन के थ्रू, जिससे आप उस सारी नॉलेज को निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आपका सवाल ये था कि क्या जो आदमी ये नहीं जानता वो क्या करे, तो वो पहले तो एक रिसर्च टीम के डिसीजंस पे रिलाय करके एंटर करे, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के थ्रू एंटर करे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो इस फील्ड में जिन जिन कंपनियों में उन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट करी है उन कंपनियों के बारे में पढ़ना शुरू करे, जानना शुरू करे, सेक्टर के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में। वो धीरे धीरे जब उसका पैसा बढ़ेगा या उसका पैसा कम होगा, दोनों तरफ पे उसका इंटरेस्ट अपने आप बनेगा, उसका इंटरेस्ट बनेगा, वो उस चीज़ को सीखेगा धीरे धीरे और उसको डेफिनेटली फिर वो उसमें अपना एक्सपोजर बढ़ाएगा और फिर उसमें
प्रॉपरली वो फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ एक अपना कदम बढ़ाएगा। और कहीं ना कहीं जब उसको ये लगेगा कि उसकी जॉब या उसकी बिजनेस से बेटर रिटर्न इसमें आ रही हैं, तो वो अपना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम इस बिजनेस को देगा, तो वो उसमें पैसा करोड़ आएगा। रुपए का सवाल पेंडिंग है जी। सवाल ये है कि हम कितने अमाउंट से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं या कम नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितने पैसों से हम शेयर मार्केट का काम शुरू कर सकते पैसा तो हर आदमी की अपनी अर्निंग है, हर आदमी की अपनी सेविंग है, हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हर आदमी की अपनी रिस्क एपिटाइट है कि वो कितना पैसा रिस्क को एक्सपोजर देना चाहता है। तो अगर आप 5,000 रुपया भी महीना सेफली निकाल सकते हैं, आप 50,000 रुपया महीना भी निकाल सकते हैं, 5 लाख रुपया भी निकाल सकते हैं, तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो मैंने पीछे बोले आपसे, और 50 लाख रुपया भी कर सकते हैं, 5 करोड़ भी कर सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है। पहले किसी टाइम पे ऐसा था कि जब फिजिकल स्टॉक्स थे तो 100 मिनिमम आपको स्टॉक्स लेने हैं, तो 100 की वैल्यू बनी 2 लाख 5 लाख महंगी कंपनी की, 4 लाख तो आप नहीं ले सकते थे। अब तो आप एक के डिनोमिनेशन में स्टॉक ले सकते हैं। अगर आपके पास आपने रिलायंस एक शेयर लेना है तो 1300 रुपये से भी आ जाएगा। इवन कि मैंने 10 रुपये का कोई शेयर लेना है तो वो भी मैं ले सकता। हाँ, 10 रुपये का, ठीक है ना। अगर आपने LNT लेना है तो 35 रुपये का एक शेयर, 3500 रुपये का एक शेयर है, तो उसमें आप वो भी ले सकते हैं ना। आपने J&K बैंक लेना है तो 105 रुपये का शेयर है, तो उतने में भी ले सकते हैं। और मल्टीपल ऑफ 1 के लॉट से जितना पैसा चाहें। तो इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि लिक्विडिटी टू एनकैशमेंट में कोई हिंड्रेंस नहीं है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी कोई लिमिट नहीं है। जितना पैसा आपके पास सेविंग का है, जितना पैसा आपका इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको आप थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जितना आपका रिस्क एपिटाइट है कि आपको लगता है कि इतने रिस्क से ज़्यादा मेरे को नहीं लेना चाहिए, उतना रिस्क आप लें और उतना ही पैसा आप इसमें डालें। सर, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं कि बैंक में हमने FD करवा दी, लाख रुपए की FD करवा दी, बैंक का जो भी ब्याज हुआ 6%, 7%, 8%, हमें पता है कि हमें साल बाद इतने पैसे मिलने हैं फिक्स। शेयर मार्केट में हम एक अंदाजे से क्या उम्मीद रखें कि हमें कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है? ये सब चीज़ें, एक सिंपल फार्मूला ये है इसमें स्टॉक मार्केट में कि जितनी मार्केट परफॉर्म कर रही है पिछले 10 साल में या 15 साल में या 25 साल में, किस परसेंटेज के साथ वो मार्केट ने ग्रो किया है एनुअलाइज्ड यील्ड के हिसाब से। एनुअलाइज्ड यील्ड का मतलब कि अगर आपका एक साल में 100 था, अगले साल में अगर वो 116 हुआ, तो दूसरे साल में 116 पे कितने आए, है ना। 132-33 आए, तो तीसरे साल में 132 पे कितने आए। तो उसके हिसाब से कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ अगर पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल आपको देखें, और आप साथ में ये देखें कि जो आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंपनीज ने या जिन स्कीम्स में या जिन म्यूचुअल फंड्स में या जिन स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में या जिन शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस उस मार्केट की एवरेज परफॉर्मेंस से या उस इंडेक्स की एवरेज परफॉर्मेंस को कितना आउट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो वो एक पैरामीटर आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हमारी इंडियन मार्केट में निफ्टी अगर एनुअलाइज यील्ड पिछले 25 साल में 16% है, तो क्या मेरा स्टॉक 20%, 21%, 25% परफॉर्म कर रहा है? क्या वो फंड जो है उसको इतना आउट परफॉर्म कर रहा है, म्यूचुअल फंड? क्या वो कंपनी इतना, उसकी जो रिटर्न्स है वो आउट परफॉर्म कर रही हैं? तो एक उसको पैरामीटर लेके आपको उसमें जाना चाहिए। और अगर आप एक प्रॉपर वेल बिहेव्ड, डिसिप्लिन्ड और लर्नड और टेक्निकली साउंड आदमी की तरह इन्वेस्ट करेंगे तो और आपका क्वालिटी ऑफ स्टॉक अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेंगे और उससे ऊपर ही 4-5-6%। और मल्टी बैगर हुआ तो तब तो आप कुछ भी फिगर उसके लिए वेग फिगर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना रिटर्न क्रिएट करेंगे। हाँ, ये है कि आप बेस को, आप जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस है उसको आप एक बेस लेवल मान सकते हैं कि हाँ, मेरा पैसा 16% एनुअलाइज यील्ड के हिसाब से ग्रो होगा। लेकिन
सर एक ना हमने ये चीज़ देखी है कि हर समय का एक सेक्टर होता है, हर टाइम पे एक सेक्टर काम करता है। पहले जैसे कंप्यूटर्स वाली कंपनियां उठी, आईटी सेक्टर ने ग्रो किया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ने ग्रो किया, फिर एनर्जी सेक्टर वाले आ गए, फिर ईवी वाले आ गए। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट हम जो 4-5 साल 10 साल जो देखेंगे वो किस सेक्टर के देखेंगे कि ये समय इनका है? इसमें मैं ओवरऑल 4 सेक्टर्स की बात करूंगा। एक तो आईटी सेक्टर ने पिछले 4 साल में जो डाउन गया। हाँ, वो जो अमेरिकन इन्फ्लेशन का इश्यूज थे, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज थे, यूक्रेन वॉर थी, इजराइल का ये टेंशन था, यूरोप में बहुत बड़ा जीडीपी ग्रोथ जो है बहुत निग्लिजिबल लेवल पे थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए आईटी सेक्टर ने पीछे 4 साल परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब वो उस चीज़ से बाहर आ गया है। तो आईटी सेक्टर जो है एक डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। फार्मा सेक्टर जो है उसने पीछे परफॉर्म नहीं किया है, काफ़ी टाइम से नहीं किया है। उसका भी देखिए, कंपनी कोई भी लॉस में नहीं गई हैं कंपनियां, कोई भी, लेकिन वो सेक्टर बड़ा नहीं। हाँ, कोई भी कंपनियां बंद नहीं हुई हैं, कोई भी इसमें ऐसा कोई मिसहैप या स्कैम नहीं हुआ इस इंडस्ट्रीज में, आउटग्रो ही किया है। तो आपको, जैसे मैं एक चीज़ पहले मैंने आपको एक टेक्निकल डिस्कस की ईपीएस के बारे में, बुक वैल्यू के बारे में, तो मल्टीपल के बारे में। तो अगर ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फॉर एग्जांपल सन फार्मा, ठीक है, सन फार्मा जो है अभी तो बढ़ गया, लेकिन और किसी कंपनी की, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन की बात करें या डॉक्टर रेड्डी की बात करें या वो बाकी कंपनियों की बात करें, तो अगर वो 5 साल 6 साल पहले एक पर्टिकुलर 15 पीई पे मार्केट में थी, ठीक है, और आज भी अगर वो उस प्राइस से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, तो आप ये देखिए कि 5 साल के उस एक पर्टिकुलर एक शेयर होल्डर को अपनी शेयर होल्डिंग के लिए 5 साल का प्रॉफिट और मिला। 5 साल का अगर प्रॉफिट और मिला तो उसकी जो 15 मल्टीपल का जो शेयर जो मार्केट में कोट हो रहा था, वो तो अब सिर्फ 8 मल्टीपल या 5 मल्टीपल ही रह जाएगा। देखिए, हाँ, अगर वो उसकी वैल्यू जो है, वो उसकी बुक वैल्यू 100 रुपया थी, वो 1500 था, और अगर आज उसकी बुक वैल्यू 200 रुपया हो गई, तो वो तो 7.5 मल्टीपल पे रह गया। तो वो तो एकदम चीप रेट पे मिल रहा है और बड़ा लिक्विडिटिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो हमें तो उसमें पैसा आज डालना चाहिए ताकि आने वाले 5 साल में वो वापस अगर 15 पीई पे जाता है तो एटलीस्ट हम लोग वो पैसा अच्छे से 20% एनुअलाइज यील्ड के हिसाब से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फील्ड फार्मा और आईटी के बाद मैं देख रहा हूँ, वो ग्रीन एनर्जी का देख रहा हूँ। ग्रीन एनर्जी में चाहे आप ईवी की बात करें, चाहे आप हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे आप सोलर की बात करें, ठीक है, तो इस तरह की जितना भी काम ग्रीन एनर्जी पे हो रहा है, तो उस पे जितना भी कुछ भी कंपनीज, कुछ भी टेक्नोलॉजीज, कुछ भी जो भी बिजनेस आएंगे, वो एक बहुत बड़े ग्रोथ के साथ आएंगे और फ्यूचर के बिजनेसेस वही हैं। आप देखिए ईवी वाली को बेसिक जो बैटरीज और लिथियम और वो उन सब चीज़ों में है, वो रिलायंस ने उसमें एंट्री ले ली, हाइड्रोजन ने उसमें एंट्री ले ली, सोलर में और हाइड्रोजन में अडानी ने एंट्री ले ली। तो कहीं ना कहीं वो लोग विजनरी लोग हैं। गुजरात में बहुत बड़ा पार्क भी शुरू किया है जी। तो कहीं ना कहीं वो देखिए, बाकी आपस में पॉलिटिकल उनकी कंफर्ट लेवल कितने हैं गवर्नमेंट्स के साथ, यहाँ वहाँ बाहर, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतने उनके पास प्रोफेशनल्स हैं, इतने विजनरी लोग हैं और टीम्स हैं कि कहीं ना कहीं तो वो देख रहे हैं कि इसमें फ्यूचर यही है। तो और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारा जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हैं जो मेरी कंपनी के हैं, उनमें लार्ज कैप और ग्रीन पोर्टफोलियो, ये ऐसी 2 स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स हैं कि हम लोग जो इन सेक्टर्स में हम लोग इनको सेग्रीगेट करके अगर इनमें पैसा डाल रहे हैं तो वो बाकी सारे स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स से और बाकी सारी इंडस्ट्रीज से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब अगर मैं ग्रीन वाले की बात करूं तो वो तो अभी जो एवरेज उसने अगर पिछले 2-3 साल में ही इस इंडस्ट्री ने पकड़ करी है मार्केट में, तो हम लोग 40% से ज़्यादा उसमें 40% से ज़्यादा हम लोग उसमें रिटर्न दे पा रहे हैं। और लार्ज कैप वाले में
तो हम लोग पिछले अगर 6 साल में भी ध्यान करें तो उसमें भी हम लोग 35% 36% के आसपास उसमें भी हम लोग जो है रिटर्न मेंटेन कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। रिटर्न मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये इसलिए मैं आपको बार बार आपको इमर्जिंग सेक्टर्स और लार्ज कैप्स, इन दो को अगर आप एक थोड़ा सा बेसिक इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा उसको उस पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो इनको आप बेसिकली इन दो चीज़ों पे अगर करेंगे तो अगर आप कम भी जानते हैं मार्केट के बारे में, नोविस भी हैं, तो आप कभी भी नुकसान करके इस मार्केट में से नहीं निकलेंगे। सर एक चीज़ जो है वो आमतौर पे मार्केट में देखने को मिलती है, लोग बड़ी जल्दी पैनिक हो जाते हैं। जैसे हमने मंदी की हम बात करें तो मंदी हमने 2008 की डाउनफॉल देखा, 2016 का देखा, कोविड में देखा, 2020 में। जैसे मार्केट नीचे गिरती है लोग अपना जो स्टॉक्स हैं वो बेचना शुरू हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो जब मंदी आए तो हम क्या करें? ये एक जनरल रिटेलर की साइकोलॉजी है। इसमें मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, जितना वो नॉलेज इस मार्केट में रखता है, जितना फाइनेंशियली लिटरेट है, उतना ही वो सेफ रह पाएगा और उतना ही अपना मेंटल लेवल और पेशेंस लेवल को मेंटेन कर पाएगा जब भी कभी कभी फॉल मार्केट में आते हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि फॉल्स जो हैं वो आपको लॉसेस ही देके जाते हैं, वो इक्विवेलेंट आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आगे बढ़ के आने के लिए। ठीक है, यानी कि मंदी को हम सिर्फ फॉल ना देखें, हाँ, लॉस एक मौका देखें, हाँ, उसकी अपॉर्चुनिटी उसको देखें उसमें पैसा डालने के लिए। और हाँ, ये बात तो है कि आप जिन जिन कंट्रीज़ में उनका इम्पैक्ट ज़्यादा है तो वो लोग अगर एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्टेड हैं तो अपने आप को वो सेव करने के लिए या रिडम्पशन प्रेशर को लेने के लिए या अगर कस्टमर्स, देखिए कभी भी मंदी आएगी तो जिन लोगों का पैसा इन्वेस्टेड है तो वो कहीं ना कहीं वो भी इंस्टीट्यूशंस पे प्रेशर करते हैं जी कि मेरे को मेरे पैसे की वापसी चाहिए, कि मेरे को ये लग रहा है कि ये मेरा पैसा जिस यहाँ ग्रो किया हुआ है मैं इसी पे विड्रॉ कर लूँ, मेरे को ये पैसा जो है अभी रिटेन नहीं करना है, जब मार्केट अच्छी होगी तो करना है। तो ये जब प्रेशर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पे आएगा, म्यूचुअल फंड्स पे आएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस पे आएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स पे आएगा तो और इन्वेस्टर्स पे आएगा, तो वो प्रेशर तो मार्केट पे आएगा। और उस प्रेशर पे अगर आप प्रॉपर तरीके से सेफ गार्डेड तरीके से क्वालिटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड हैं तो उसके दो तरीके हैं, या तो अगर आपकी क्वालिटी एकदम बढ़िया है और उसमें कोई तकलीफ नहीं है तो आप इन्वेस्टेड रहिए, नहीं तो मैं आपको उसी पे बात कंप्लीट करता हूँ। दूसरी चीज़, आपको लगता है कि आप इस पे आप नहीं रहना चाहते, आप इसको इनकैश करना ही करना है, चाहे पैनिक में आके करना है, पेशेंस लूज करके करना है, लोगों की बातें सुन के करना है कि मार्केट पता नहीं कहाँ चली जाएगी, रहेंगे नहीं पैसे, ख़त्म हो जाएंगे, तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिकी हैं तो पैसा निकाल के आप डेट फंड्स में डाल दीजिए जहाँ 9-10% पैसा रिटर्न जनरेट करेगा, और जब आपको लगता है कि मार्केट ने टेक ऑफ किया वापस डाल दीजिए। या अगर उससे भी बेटर रिटर्न आपको जाननी है तो देयर आर सर्टन सेफ सेक्टर्स में आपको एक सेक्टर की मैं बात करूं तो वो FMCG सेक्टर है। देखिए जब भी मंदी आई है तो FMCG सेक्टर में कभी भी आप मंदी नहीं देखेंगे जी। देखिए आप घर में जितना भी ग्रॉसरी आपका आ रहा है या टॉयलेटरीज आ रही हैं, साबुन है, कुछ भी है, खाना खाएंगे ही आप अपना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि वो सेक्टर्स बिल्कुल या तो गिरते नहीं हैं या बिल्कुल कम गिरते हैं उस टाइम पे भी, जिस टाइम पे, तो वो सेफ सेक्टर्स, वहाँ से पैसा निकाल के आप सेफ सेक्टर्स में डाल दीजिए। और जब आपको लगता है कि मार्केट अब बॉटम आउट कर गई है और अब मार्केट यहाँ से वापस चलना शुरू करेगी तो वहाँ से निकाल के, या डेट फंड्स में है तो डेट फंड्स में निकाल के आप वापस इसमें डाल दीजिए, या अगर आप सेफ सेक्टर्स में पार्क हुए हैं तो वहाँ से निकाल के वापस इसमें डाल दीजिए। लेकिन पैनिक में पैसा निकालेंगे, लॉस करके अगर आप उसको एनकैश करेंगे और उसको कहीं यूज कर लेंगे तो फिर आप मैं उस पर भी आता हूँ, फिर आप जब मैं ये जानना चाहता हूँ, जब मार्केट गिरती है तब आप क्या करते हैं? देखिए हम लोग
बेस्ट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करते हैं। जैसे अभी आपको मैं बताऊं कि जैसे अभी रिसेंटली इंडिया की जो वैल्यूएशंस हैं वो सडनली बहुत बढ़ गई, ठीक है। अपनी खाली हमारी ईपीएस जो है वो उसके हिसाब से मार्केट प्राइस जो है वो कंपनी की नहीं देखी जाती, वो इंडेक्स की भी देखी जाती है कि एवरेज का सब कंपनीज ने क्या कमाया और उन कंपनीज़ की पी रेशो क्या है, और जो इंडेक्स में 50 कंपनियाँ हैं या 30 कंपनी हैं उनकी पी रेशो की एवरेज रेशो क्या है। तो हम लोग भी अपनी हाईएस्ट पी रेशो पे चले गए, तो 25-26 की रेशो पे, लेकिन वो रेशो अब जो है वो 21 पे आ गई है। तो हम लोग भी ये चीज़ देखते हैं कि अगर अब यहाँ से टर्न अराउंड आ गया है तो हम लोग वहाँ से फिर वो जो है वो वापस इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, हम पैनिक में आके ऊपर सारा सेल नहीं करते। अगर उसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हमें लगता है कि अच्छी रिटर्न आ गई तो हम प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर उसको वेट करते हैं और फिर उस लेवल का वेट करते हैं कि जिस लेवल पे हमें लगता है कि अगर अब वैल्यू जो अपनी, जैसे मैंने आपको स्टॉक्स की एग्जांपल दी, 25 पी है और 15 पी है तो क्या डिफरेंस है लेने का। तो अगर अब वो 25 पी से हमारी निफ्टी 20-21 पी में आ गई है तो ये हमारी एंट्री का पॉइंट शुरू हो गया है। तो हम लोग वापस उस अपॉर्चुनिटी को, यानी कि जब मार्केट गिरती है तो आप और खरीदते हैं। मार्केट गिरती है हम खरीदते हैं, लेकिन हम हर फॉल पे नहीं खरीदते। हम लोगों ने पिछले 2 साल का बॉटम आउट देखा है। बॉटम आउट के साथ हमने ये भी देखना है कि आज के प्रॉफिट में 2 साल का जो रेट था वो 2 साल पुराने प्रॉफिट के हिसाब से था, उसमें 2 साल का प्रॉफिट और जुड़े, बिल्कुल ठीक है ना। अगर अब वो रेट आ गया है तो इसका मतलब है कि अब उसमें एंट्री बन गई है। उसमें हमारे पास अगर टाइम खराब भी है तो हमारे पास वो ग्रोथ का लेवल बीच में स्कोप तो है। अगले 2 साल में वो और 2 साल प्रॉफिट कमाएगा तो हमें 4 साल का गैप कवर करने के लिए और ग्रोथ लेने के लिए हमारा स्टॉक बन जाएगा। तो टेम्परेरी, अगर आप देखिए, आप कभी भी बेस्ट प्राइस टॉप प्राइस पे तो बेच नहीं पाएंगे और बॉटम पे तो ले नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो आपको एवरेज आउट करना पड़ेगा बेचने के लिए भी और लेने के लिए भी। तो हमेशा मैंने आपको जो बात करी वही दोबारा बोल रहा हूँ कि फॉल को कभी भी लॉस बुक करने के लिए और एग्जिट के लिए मत इस्तेमाल करिए, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल करिए। हाँ, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी टू री एंटर या एज ए अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट भी करिए। सिमिलरली टॉप लेवल पे एंट्री कभी मत करिए, उसको आप अपॉर्चुनिटी टू गेट बुक प्रॉफिट करिए। देखिए, एक जनरल रिटेलर की एक टेंडेंसी रहती है, जब बाजार गिर रहा है तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, मैं तो अभी बहुत मेरे पैसे ना खराब हो जाए, मैं तो एंटर नहीं करता। और जब बढ़ता जाता है तो वो बोलता है यार अभी तो बहुत दूर जाएगा, मैं क्यों बेचूं। तो कभी भी ये दोनों स्ट्रेटजीज गलत है। ऊपर आपको अगर रीजनेबल प्रॉफिट मिल गया है, कंपनी की वैल्यूएशंस ज़्यादा महंगी हो गई हैं, निफ्टी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो आपको उस पर प्रॉफिट बुक करना है। और हाँ, हो सकता है कि आपको लगे कि उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर चली गई। जैसे मान लो हमने कोई शेयर 100 रुपये के ऊपर खरीदा है, वो 125 हो जाता है, 130 हो जाता है। वैसे सर नॉर्मली हमें प्रॉफिट बुकिंग कब कर लेनी चाहिए कि जिसमें आपको लगता है कि यार अब ये इससे निकल जाना चाहिए? ये सेक्टर टू सेक्टर, कंपनी टू कंपनी, परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस, प्रॉफिट टू प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, उसका जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसकी जितनी भी फ्यूचर गाइडेंस आ रही है, इन सब चीज़ों को देखना है। कुछ कंपनीज हो सकता है 30% प्रॉफिट पे चल रही हों, कुछ 10% पे चल रही हों, कुछ 20% पे चल रही हों। तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स हैं, डिफरेंट वो डेट इक्विटी रेशो में उन लोग ट्रैप्ड हैं, वो कंपनियां ट्रैप्ड हैं या नहीं हैं या ईज में हैं, वो सब चीज़ें देख के ही हमें देखना है। किसी कंपनी में अगर वो डेट इक्विटी रेशो ज़्यादा है तो उसमें लो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उस प्रॉफिट को कंसीडर करते हुए अगर 20-30% में हम बुक कर रहे हैं तो बुक करें, ठीक है। और कई कंपनियां ऐसी हैं जिसमें हमें लगता है कि यार इसमें तो अभी गुंजाइश है, इसके प्रॉफिट्स और आ रहे हैं, सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगले 2 क्वार्टर और वेट करते हैं, हो सकता है उसमें हम एग्जिट जो है वो 50% ग्रोथ पे लें। क्यों? हमें उसकी जो वैल्यूएशंस हैं वो चीप लग रही हैं अभी भी। देखिए, तो ये खेल सारा वैल्यूएशंस का ही है कि वैल्यूएशंस अगर महंगी हैं तो आप प्रॉफिट बुक करिए, और अगर वैल्यूएशन सस्ती हैं, आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो आपके पास गुंजाइश भी है और आपको वेट भी करना चाहिए प्रॉफिट को आपने मैक्सिमाइज करने का। सर एक चीज़ हमें और देखने को मिलती है कि आज का जो यूथ है वो
सोशल मीडिया पे, रील्स पे या यूट्यूब पे सुन के इंफॉर्मेशन लेके इन्वेस्ट कर देता है। वैसे भी अगर हम इंटरनेट पे बात करें तो बहुत सारा जो है वो नॉलेज है, एक्सेस ऑफ नॉलेज है इंटरनेट पे। कौन सी नॉलेज सही है, कितनी सही है, इसका कैसे पता लगे? वो उसके कि वो एक्सेस ऑफ नॉलेज से ज़्यादा एक्सेस ऑफ नॉलेज है। तो अपने को देखिए, ये बार बार जो आपने भी शुरुआत में पहले दूसरे सवाल में भी पूछा और मैंने भी बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस दिया कि फाइनेंशियल लिटरेसी यहाँ पे फिर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं और वो जो यूट्यूब वाले इन्फ्लुएंसर्स भी इस मार्केट में हैं, एडवाइज़र भी इस मार्केट में हैं, बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट भी इस मार्केट में हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं सर जो कहते हैं आज हमने इतना कमाया, आज हमने इतना कमाया। वो सब अपने लिए अर्निंग सोर्स बनाने वाले ज़्यादा हैं और आपको कमा के देने वाले कम हैं। तो वो बहुत सारे इलीगल, हालांकि अब तो सेबी ने काफ़ी उस पर रिस्ट्रिक्ट किया है कि आपको, अगर आप एडवाइज़र भी हैं तो आप रजिस्टर होइए, बट इतनी जनता, इतने लोग, इतना देश, इतनी स्टेट्स हैं कि अभी भी वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं मार्केट में कि आपको वो रिटर्न का झांसा दे के आपको ट्रैप करते हैं। एक तो उसमें उसके बीच में नहीं आना है। दूसरा, मैंने आपको वही फाइनेंशियल लिटरेसी को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो आदमी जो यूट्यूब पे बोल रहा है, जिसकी आप सुन रहे हैं, जो आपको नॉलेज दे रहा है, उस नॉलेज से आप अपनी नॉलेज बैंक को अपडेट करिए और उस नॉलेज बैंक को अपडेट करने के बाद उसको प्रॉपरली रिफाइन करके फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। कभी भी आंखें बंद करके वो क्या बोल रहा है, उसने क्या बोला और उसके हिसाब से क्या आपको ले लेना चाहिए, जो वो बोल रहा है वो ले लेना चाहिए, या वो जो ट्रेडिंग कॉल दे रहा है उसी को इंट्राडे ट्रेड में उसी में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, या जो स्टॉक वो बता रहा है कि ये मल्टीफोल्ड है, आपने नॉर्मल स्टॉक में 20% क्यों लेते हैं, ये तो 117% बढ़ता है साल में, इसको ले लीजिए। ये सब चीज़ें जो हैं, आपको ट्रैप में नहीं आना है, आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज अपडेट करनी है, उसके कंपैरिजन देखने हैं, पीयर कंपैरिजन विद दी अदर कंपनीज देखना है, पीयर कंपैरिजन विद इन सेक्टर देखना है, ठीक है। वो सब चीज़ें देखने के बाद आपने फाइनेंशियल डिसीजन लेना है। हाँ, ये बात है कि उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। उसमें आप ये बहाना लगा के कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैंने उसको सुन के डिसीजन ले बिना देखे मैंने इन्वेस्ट कर दिया और अब लॉस हो गया, ये आपकी अपनी कमज़ोरी और आपकी है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मार्केट ख़राब है या ये ट्रेड ख़राब है, ऐसा नहीं है। सर, हम 100 साल पुरानी बात करते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन, 1929 की मंदी। उस वक्त भी ये कहा जाता है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स का हो गया था, हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, इवन कि बोरो इन्वेस्टमेंट जो है वो बोरो करके लगा रहा है, पैसा लगा रहा है। अभी भी अगर हम देखें, कोविड के बाद देखें तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है। हर आदमी को देखें, मैक्सिमम लोगों को देखें तो वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्या हम किसी मंदी की तरफ है हमें हमारे जाने की? उसके दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि स्टॉक मार्केट ही हमारे हिसाब से भी और लोगों के हिसाब से भी और एनालिस्ट के हिसाब से भी उससे बेटर रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एक तो ये रीज़न है, ठीक है। गोल्ड एक साइक्लिक, उसमें चल टाइम के हिसाब से एक साइक्लिक उसमें फ्लक्चुएशंस या ग्रोथ आती है। अभी वो 35-37,000 था, वेरी रिसेंटली 2-3 साल में वो 75,000 पे हो गया। तो अब हम लोग उसमें बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं देख पा रहे, तो अभी उसमें बहुत बड़ा पैसा पार्क होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह रियल एस्टेट है, उसमें लिक्विडिटी का इशू है, उनकी प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि एक नॉर्मल रिटेलर, जिस तरह मैंने बात करी, वो 5,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख कुछ से भी शुरू कर सकता है। उसकी पहुंच से वो चीज़ें बाहर हो गई हैं। अपनी जेन्युइन नीड के अलावा, जिसमें उसको घर बनाना है, इसके अलावा वो ट्रेड के लिए इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वो नहीं कर पाता और वो कोई
ऐसा है नहीं रियल एस्टेट में कि आप फ्रैक्शंस में पैसा डालेंगे तो उसमें आपको कितनी सेफ्टी तो रहेगी नहीं उसमें, कि अगर आप फ्रैक्शंस में पैसा डाल रहे हैं या जॉइंटली डाल रहे हैं या कुछ तरह डाल रहे हैं। और तीसरी चीज़, बैंक एफडीआर्स जो हैं, अगर आप पोस्ट टैक्सेशन इंटरेस्ट की बात करें तो आपकी रिटर्न्स जो हैं वो आप अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐड करें तो वो पैसा डीवैल्यू हो रहा है, वो पैसा एडिशन नहीं हो रही है आपके पैसे में। और एक तो रुपी डेप्रिसिएशन है, एक प्राइस इन्फ्लेशन है, और एक आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, वो बीट नहीं कर वो उसकी रिटर्न्स जो है उसको बीट नहीं कर पा रही। तो आ जाके फिर सबको एक यही मार्केट दिख रही है कि इसी में पैसा है। और ऐसा नहीं है कि इसके हेल्दी साइंस नहीं है, इसके हेल्दी साइंस हैं। मैं आपको बड़ी रीसेंट अगर डेवलपमेंट बताऊं तो 2020 में टोटल 5 बिलियन या 40-50 हज़ार करोड़ के आसपास एफएफआईज ने बेचा। तो आपने देखा मार्केट का कितना ख़राब हाल हुआ। मार्केट की रेट्स जो हैं वो 10 साल 12 साल पुराने आ गए, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली अगर आपने देखा, ये मार्केट वैल्यूएशंस बेशक हाई भी थी और ग्लोबली कह सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार जैसी डेवलपमेंट्स हो रही थी। आईटी सेक्टर डिप्रेशन में था, जीडीपी ग्रोथ यूरोप में है नहीं, वो लोग रिसेशन में हैं, इन्फ्लेशन ने अमेरिका का हाल ख़राब किया है, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी अगर अक्टूबर में 1,20,000 करोड़ मतलब में उन्होंने बेचा तो आपकी मार्केट ने तो हार्डली रिएक्ट किया, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो काफ़ी आ गए हैं। हाँ, रिटेल इन्वेस्टर आ गए हैं। वो चाहे वो डायरेक्ट रूट से आए हैं, चाहे वो सिप के रूट से आए हैं, जो कि अभी 26-27 हज़ार करोड़ रुपया जो है वो महीने का सिप के थ्रू आ रहा है, चाहे वो लमसम के थ्रू आ रहा है, चाहे वो रिटेलर डायरेक्ट मार्केट में आ रहा है। तो उन लोगों ने 80,000-85,000 करोड़ रुपए की सपोर्ट मार्केट में दी प्राइसेस को कंटेन करने में, या उस फॉल पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स पार्क की। तो उस चीज़ ने मार्केट को स्टेबल कर दिया। और एक बार वो टेम्परेरी, मैं बहुत बड़े इमीडिएटली रिटर्न तो नहीं देख रहा हूँ कि वापस ये जंप आ जाएगा, लेकिन पिछले 200 दिन की पुराने रेट्स जब 23,200 के आसपास का निफ्टी का इंडेक्स आया तो वहाँ से इमीडिएटली मार्केट ने रिवर्सल लिया। वहाँ से लोगों ने बेस्ट लेवल टू री एंटर देखा, और ये अभी मार्केट जो है एक हफ्ते में वापस 24,500 है। डेफिनेटली अभी क्वार्टरली हमारे रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं कि हम लोग उस पीई को क्या है सपोर्ट कर पाएँ, उस पीई को हम लोग अच्छी वैल्यूएशन के हिसाब से देख पाएँ। 1-2 क्वार्टर में अभी हम लोग वो थोड़ा मार्केट में पेन देख रहे हैं, बट वो पेन, फिर मैं वही बोलूँगा कि वो पेन है आपको मार्केट में री एंटर करने की अपॉर्चुनिटी देगी। तो इसी तरह नवंबर में भी ऐसा ही हुआ। नवंबर में जब मार्केट जो है 23,200 में आई तो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे उनको ये लगा यार हमारे से तो ट्रेन छूट गई। इंडियन जो इन्वेस्टर था, रिटेलर या जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन था, वो तो स्मार्ट निकला, हम बेचते रह गए और उन्होंने नीचे से सारा माल खरीद लिया। तो अब तो हमें महंगा मिलेगा, अब वो उनकी री एंट्री हो गई है। और दूसरी चीज़, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में पॉलिटिकली डेवलपमेंट जो हुई, उससे उनको लगा कि ये 5 साल तो स्टेबल निकलेंगे गवर्नमेंट के, और हो सकता है कि अगले 5 साल भी स्टेबल रहें। तो उससे भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो लोग वापस री एंटर हो रहे हैं इस मार्केट में। तो पैसा बढ़ने से सबसे बढ़िया ये हुआ है कि हमारी जो डिपेंडेंस थी फॉरेन फंड्स पे वो कम हो गई। और वो अगर मतलब ऐसा बोला जाता था कि जी न्यूयॉर्क में बाज़ार में छींक आती है तो बुखार इंडिया को चढ़ जाता है, वो चीज़ से हम लोग अभी बाहर निकल रहे हैं कि हमारी उन पर डिपेंडेंसी कम हो रही है। हमारा अपना इन्वेस्टर तैयार हो गया। हाँ, अपना इन्वेस्टर तैयार हो गया, अपने पास फंड्स आ गए, हमारी मार्केट हेल्दी हो गई, हम लोग उन शॉक्स को अब अच्छे से लेना शुरू हो गए। तो ये सब चीज़ें, हाँ, ये चीज़ के पैसा, देखिए आपने ये बात बहुत ठीक बोली कि पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये कहीं मंदी की तरफ तो नहीं जा रहा। ये मंदी की तरफ जाना शुरू हो गया था,
मार्केट हमारी मैच्योर थी। अगर हमारा 26,800 के आसपास निफ्टी का इंडेक्स गया, वहाँ पे वैल्यूएशन 25-26 की हुई, तो ऑटोमेटिकली उसमें सेल आई और वो 26,800 की जगह 23,200 होके हमने ऑलमोस्ट 15% के आसपास टेक्निकल फॉल देखा। ठीक है, 15% में हमारे स्टॉक्स जो हैं, इंडेक्स स्टॉक्स को अगर आप छोड़ दें तो बाकी स्टॉक्स में 25% 30% की गिरावट आई और हमें वो स्टॉक्स उतने ही सस्ते मार्केट में मिले। तो वहाँ से फिर वो वापस मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ी। तो ये वो जो चीज़ आपने मंदी बोली, ऐसे फेजेस आएंगे जब बहुत सारा पैसा बहुत कम शेयर्स के पीछे फॉलो करेगा तो प्राइसेस ताबड़तोड़ बढ़ेंगी। लेकिन अपने को उसमें विजिलेंट रहना है। जहां अपनी रिटर्न अच्छी दिखी, सेफ दिखी और हमारे जो पैरामीटर्स हैं, जो रेशोज़ हैं, वो महंगी नहीं हो गई बहुत ज़्यादा या महंगी होने वाली हैं, तो अपना प्रॉफिट बुक करके आप सेफली बैठ जाइए और उस अपॉर्चुनिटी का वेट करिए कि मार्केट्स वापस रिएक्ट करें और आप वापस री एंटर करो। ये ऐसा नहीं है कि आप उसमें इन्वेस्टेड रहें। जो सर एक नया सेक्टर है जिसमें यूथ बहुत इन्वॉल्व है, उसका नाम है कॉइन्स, डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, कई सारे जो हैं वो कॉइन्स, बिटकॉइन्स जैसे वो चल रहे हैं। तो आजकल ये बड़े ट्रेंड में है, इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, यंग जनरेशन ने खासकर लगाया है, कईयों ने कमाया है, कईयों ने डुबाया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें एजुकेट करें। देखिए, मैं इसमें हम लोग बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर जो हैं हमारी स्टॉक मार्केट के, वो हमसे राय लेते हैं, पूछते हैं, कुछ ने पैसा लगाया भी है। लेकिन हमारी राय उन सबको यही है कि ये एक अभी अनरेगुलेटेड फील्ड है। मतलब इसमें कोई गवर्नमेंट तो टैक्स ले रही है इसके ऊपर। देखिए, गवर्नमेंट तो लॉटरी पे भी टैक्स लेती है, गवर्नमेंट तो रेस कोर्स पे जो घोड़े दौड़ते हैं उस पर भी टैक्स लेती है ना। तो वो सब इसने उस ट्रेड को उसी कैटेगरी में डाल दिया है कि ये एक लॉटरी का ट्रेड है। ठीक है ना, विद दी वार्निंग कि ये एक लॉटरी का ट्रेड, जैसे सिगरेट के हाँ, मतलब ये एक विद दी वार्निंग उन्होंने उस ट्रेड में डाल दिया है कि 40% आपसे टैक्स लिया जाएगा। अल्टीमेटली उनका शायद टारगेट यही है कि हम लोग इसको बंद करें और अपनी डिजिटल करेंसी चालू करें। लेकिन वो मीनवाइल वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लूज़ करना चाहते कि इसके ऊपर हम लोग टैक्स भी जो आ सकता है वो इवन कि ये देखा गया, हाँ, इवन कि ये देखा गया कि जैसे ही अमेरिका में ट्रंप जीतता है तो जो बिटकॉइंस के रेट हैं वो काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। देखिए, उसमें कॉइन्स के जो रेट हैं, ये रीज़न है कि उसमें जो उसका एक सबसे बड़ा एसोसिएट है एलन मस्क, उसने कभी ऐसा बोला था कि ये जो मेरे जो जितने भी बिजनेसेस हैं, जैसे टेस्ला कार, हाँ टेस्ला कार है, या जितने भी मेरे स्पेस का बिज़नेस है, या जितने मेरे बाकी बिज़नेस है, मोबाइल का बिज़नेस है, ये बिज़नेस है, वो मैं उसमें इसको एज ए डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू करूँगा। तो वो क्योंकि वो उसी की पार्टी और ही बीइंग एसोसिएट, क्लोज एसोसिएट ऑफ ट्रंप, वो पावर में आ गए, तो एक सेंटिमेंट था जो बूस्ट हो गया वहाँ पे। लेकिन देखिए, बिटकॉइन तो एक फिर थोड़ी सी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन स्टिल मैंने आपको यही बोला कि वो अनरेगुलेटेड ट्रेड है। किसको आप पैसा, हजारों लाखों कॉइन हैं। हाँ जी, ऐसे 5,000 से 6,000 कॉइन मार्केट में आ गए। बट देखिए, आप एक ग्रीड में आके अगर आदमी फंस रहा है, आंखें बंद कर रहा है, तो वो नुकसान का भागीदार वो खुद ही है। आप किसको पैसा दे रहे हैं आपको पता नहीं है। एक ऐप है, उसमें आपने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, हो गया। किसको पैसा गया कुछ पता नहीं है। कोई क्या उसमें रेगुलेटरी बॉडी है जिसने कोई रूल रेगुलेशन बनाया है, किसी को कुछ पता नहीं है। उसके बदले में आपको क्या मिला कुछ पता नहीं है। आपने जो बेचा तो किसको बेचा कुछ पता नहीं है। आपने वो पैसा लेना है तो किससे लेना है कुछ पता नहीं है। और एक दिन आप सुबह सो के उठते हैं, आपकी ऐप बंद होती है, तो आपका ना पैसे का, आप किसको जाके कंप्लेंट करेंगे इसका भी कोई पता नहीं है। क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट के कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे आप। और लेकिन ये सब, इन सब बिटकॉइन की आड़ में बहुत सारी फेक क्रिप्टो करेंसीज भी आ गई हैं और बहुत सारे
इस फील्ड को ल्यूक्रेटिव ट्रेड समझ के कि जैसे बिटकॉइन कॉइन $1 लाख का हो गया तो हम भी बिटकॉइन लॉन्च करते हैं, डिजिटल बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी लॉन्च करते हैं, तो हमारा भी कुछ ना कुछ कल को बन जाएगा, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आ जाएंगी। तो ये लेकिन वो, और उसकी आड़ में क्या हुआ है कि बहुत सारे फेक आइडेंटिटीज मार्केट में खड़ी हो गई जो आपको रिटर्न कमिट कर रही हैं कि जी देखिए $1 का अगर $1 लाख हो सकता है तो हम आपको महीने में 15% रिटर्न, 15% एक महीने की रिटर्न देंगे, आपको 6 महीने में डबल करेंगे, आपको साल में डबल करेंगे, आप पैसे दीजिए। और लोग उसमें फंस रहे हैं। इसमें सर कुछ ऐसे हैं जो रोज के पैसे दे रहे हैं। हो सकता है, लेकिन हम लोग अपने हर क्लाइंट को, हर कस्टमर को, हर पूछने वालों को यही बोल रहे हैं कि इस ट्रैप में मत आइए और मत आइए। ठीक है सर, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की कितनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं? जम्मू कश्मीर के लिए तो कुछ भी नहीं है जी, अभी 2-3 कंपनीज हैं। एक तो जेके बैंक पहले आया था, फिर वो सर्वेश्वर फूड वाले हैं, और एक डेनप्रो है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। 3 कंपनी हैं अभी हैं। देखिए यहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल था, यहाँ टेररिज्म था, यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट्स नहीं थी, यहाँ डेवलपमेंट्स नहीं थी, जॉब्स नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो इन सब चीज़ों में जब तक ये इंडस्ट्री नहीं थी कुछ बहुत बढ़िया, तो इन सब चीज़ों में जब तक यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी, कॉरपोरेट सेक्टर ग्रो नहीं करेगा, तो कहाँ से लोग अपना ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा कर पाएंगे कि जो क्वालिफाई करे मार्केट से पैसा लेने के लिए। तो अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रहा तो बेचारा पैसा कैसे लेगा? इन फ्यूचर भी लगता है कोई कंपनी शायद पाइपलाइन में। देखिए अभी क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कैसे काम करती हैं। सेंटर तो सीरियस है डेवलप करने के लिए। यहाँ के लोकल जो पार्टीज़ हैं पॉलिटिकल, जो रूलिंग में हैं, उनके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है, कैसा ट्रेड डेवलप होता है, इंडस्ट्री डेवलप होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो इन सब चीज़ों पे देख के अभी ये लॉन्ग स्टोरी है। अभी तो मेरे को कोई इमीडिएट तो इतना मार्केट में दिखता नहीं कि हम लोग कुछ कर पाएंगे। चलो सर, प्रोफेशनली तो बहुत सारी बातें आपके साथ आज हमने कर ली। आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज श्री राम कॉलेज से पास आउट हैं। आप किसी भी फील्ड में जा सकते थे सर, आपने शेयर मार्केट ही कोई क्यों चुना, और शेयर मार्केट से शेर खान तक का जो आपकी जर्नी है वो कैसी रही, वो हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए मैं इस मार्केट में एंटर क्यों करा या कैसे करा ये तो कोई मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं ये बता सकता हूँ कि मैं 11th क्लास में था अपने स्कूल में। मैं यहाँ DBN स्कूल से ही पढ़ा हूँ, DBN से। 12th में यहाँ मैं बोर्ड में गोल्ड मेडलिस्ट था। तो 11th क्लास में कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे मेरे इंटरेस्ट इस तरफ जगा, थोड़ा पढ़ने, बिज़नेस पेपर पढ़ने की मेरे को तब से, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का, तो आदत थी। इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ते थे, तो ऐसी आदत थी, न्यूज़ सुनने की आदत थी, वो एक बचपन से आदत डेवलप हुई थी। तो कहीं हाँ, तो वो ऐसे ही मतलब लगा। IPOs आने शुरू हुए, मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने उन पर पैसा डालना शुरू किया, और अच्छी बात ये हुई कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे कॉन्फिडेंस रखा और मेरे को उन्होंने फंड्स दिए। तो 11th क्लास में तो मैं अर्निंग था ही नहीं, और फिर उसमें 12th क्लास में उसके बाद जब फंड्स दिए उन्होंने, और उन्होंने मेरी इन्वेस्टमेंट ट्रैक करी रेगुलर बेसिस पे, तो उन्होंने देखा कि इसके डिसीजंस अच्छे हैं, इसकी कंपनीज की रिटर्न्स अच्छी हैं, तो उन्होंने अच्छा मेरे को सपोर्ट जो है वो जारी रखा। फिर 12th करने के बाद 12th करने के बाद मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने BCom ऑनर्स किया। अब कुछ तो डेस्टिनी समझ लीजिए या कुछ फैमिली हिस्ट्री फैमिली डेवलपमेंट समझ लीजिए, मैं फर्दर चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए आगे जा रहा था। लेकिन हमारा कुछ फैमिली में गाड़ी में ही सब लोग थे, मैं और फादर और एक तो लोग और, तो भी हम लोगों को बड़ा एक सीवियर एक्सीडेंट हमारा रास्ते में हुआ। तो मेरे फादर जो हैं वो मेडिकली अनफिट हो गए, 2-3 साल के लिए बेड पे आ गए। मीनवाइल मेरे को फिर वो थोड़ा सा बीच में ब्रेक आ गया मेरी एजुकेशन में, मतलब मैं फर्दर एजुकेशन में BCom ऑनर्स तो मेरा वहाँ कंप्लीट हो गया। तो फिर मेरे को यहाँ आके थोड़ा सा सेटल करना पड़ा, और बीइंग
माय फादर जो हैं वो एक अपनी फैमिली में सोल अर्नर और सिर्फ मेल थे। आगे मैं भी वैसा ही था, तो मेरे को वो थोड़ा सा उनका बिजनेस देखना पड़ा। और लेकिन क्या बिजनेस करते थे सर? वो अपना NBFC और कंस्ट्रक्शन का उनका बिजनेस था, बट मेरे को उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था। तो जैसे ही वो थोड़े स्टेबल हुए तो फिर मैंने जो है मैं यहाँ से बॉम्बे निकल गया फर्दर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि वो CA वाला पार्ट तो फिर वो बैक बर्नर पे चला गया। लेकिन वहाँ 3 साल दिल्ली में पढ़ने की वजह से विजन तो था, है ना। जो हमारी फैकल्टी थी वहाँ, इंडिया छोड़ के एशिया की टॉप फैकल्टीज से हम लोग पढ़े, हमें विजन मिला। आज के जो CA पढ़ते हैं उनकी किताबें श्री राम कॉलेज के प्रोफेसर लिखते हैं। जी वही लिखते हैं। हम लोग तो उनसे पढ़े हैं जी। तो उन्होंने जो हमें विजन दिया, जो हमने उनसे नॉलेज ली, जो अपकमिंग फील्ड्स और कॉरपोरेट्स के बारे में जो जाना, जो समझा, जो हमें एक्सपोजर मिला। और मैंने यहाँ इस मार्केट में 2 चीज़ें देखी। एक, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट तब भी थी, चल रही थी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं रुकी थी स्टॉक मार्केट में। तो एक तो मैंने ये देखा कि हमारी स्टेट में ये ट्रेड ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड नहीं है। हम लोग, और इवन मैं भी दिल्ली और बॉम्बे वालों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, और उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है। मतलब आज तो कुछ भी कॉस्ट नहीं है। हम लोग तो 20 रुपये ट्रेड और 0.1% और 0.5% की बातें करते हैं। तो 4.5% तक की ब्रोकरेज हम लोग पे करते थे उस टाइम पे। और अगर मेरे पास पोर्टफोलियो है अच्छे साइज़ का, तो मेरे को वो कॉस्ट बहुत चुभती थी। और दूसरा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। कब की बात कर रहे हैं सर? ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 92, 90, 91, 93। उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं था। इंटरनेट भी नहीं था, ठीक है। तो हमें क्या, टेलीफोन पे ही थे हम लोग, ठीक है ना। तो एक तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। बॉम्बे दिल्ली वालों ने जो प्राइस हमें बोला, हमने उसी को मानना है कि हमारा स्टॉक इसी पे बिका है और इसी पे ख़रीदा गया है। और 4.5% अगर हमने ब्रोकरेज भर दी तो लेने में भी 4.5 भर दी, देने में भी 4.5, तो 10% तो वही खा गए, उनके हो गए। और उसके अलावा बहुत बार ऐसा नोट किया गया कि अखबार में जो अगले दिन रेट आता था, नेक्स्ट डे, वो हाईएस्ट रेट पे हमारा ख़रीदा जाता था। दिखाया जाता था, हमें लिखाया जाता था कि हाईएस्ट रेट पे आपका ख़रीदा गया है और लोएस्ट रेट पे बेचा जाता था। तो ये सारे सिस्टम जब मैंने देखे तो मैंने कहा यार ये तो अजीब सही है कुछ। और दूसरा, यहाँ पे वो ट्रेड नहीं था ऑर्गेनाइज तरीके से। यहाँ पे कुछ लोग थे, प्राइवेट क्लब्स की तरह काम करते थे, उसमें कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं थी भी। कुछ लोग जेन्युइन भी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे। उसमें फाइनेंशियल कमिटमेंट लोग पूरा नहीं करते थे। कह दिया और बाद में नहीं किया, स्टॉक्स बेच दिए और नहीं दिए, तो क्या करोगे आप? कुछ तो रेगुलेशन है नहीं, कहीं तो आपका ट्रेड रजिस्टर है ही नहीं। तो फिर मैं बॉम्बे निकल गया। मैंने वहाँ पे पूरा उसको स्टडी किया। मैंने वहाँ स्टॉक मार्केट को में प्रोफेशनली काम करने के लिए NCFM करके एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको बोला जाता था। वहाँ पे मैंने फिर ये सारे के सारे जो नॉलेज थी प्रोफेशनल और टेक्निकल, वो पूरी की पूरी मैंने गैदर करी। उनके एग्ज़ाम्स मैंने सारे पास करे और उसके बाद अपनी सर्टिफिकेशंस मैंने ली। और फिर मैंने कुछ थोड़े अप्रोचेस लगा के या कुछ थोड़ा दिल्ली बॉम्बे चक्कर लगा के स्टॉक मार्केट्स के, ब्रोकर्स के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, तो फिर मैं J&K का जो पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का टर्मिनल था वो मैंने यहाँ पे 93 दिसंबर के आसपास यहाँ पे इंस्टॉल करा। तो रादर मैं ये मतलब लकी फील करता हूँ यहाँ कि मैंने अपनी स्टेट के लिए या यहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया। और इस ट्रेड को एज ए ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड और रियल टाइम बेसिस पे, ट्रांसपेरेंट बेसिस पे और प्रॉपर सेटलमेंट्स के साथ और प्रॉपर सब चीज़ों के साथ यहाँ पे उस ट्रेड को मैं लाया और फिर इसको मैंने अच्छे से चलाया। तो बस वही है, उसके बाद फिर चल ही रहा है। तो इनिशियली मैंने तो अपनी कॉस्ट कम करने के लिए इस चीज़ को लाया था, लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि अगर कॉस्ट कम, मेरी तो कॉस्ट कम हो गई, तो अगर इस बिज़नेस को यहाँ लाने से
मेरे को बिजनेस भी जनरेट होता है, तो क्यों ना बिजनेस जनरेट किया जाए। तो इस हिसाब से आप शेयर मार्केट से जुड़े। मैं शेयर मार्केट से जुड़ गया इस मार्केट से। इसमें एक थोड़ा लाइट ह्यूमर की मैं अगर आपसे इसमें एक बात करूं तो मैं थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूं। तो यहाँ ऋषि हमारे जो भृगु हैं, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी समझ लीजिए गुरु माने जाते हैं, या जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की साइंस को इवॉल्व किया हमारी कंट्री में या हमारे पुराने में, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और उसमें एस्ट्रोलॉजी के पैटर्न्स के हिसाब से जितने भी परमुटेशन कम्बिनेशन हो सकते हैं उसमें कौन सा ह्यूमन बीइंग बर्थ लेता है किसी भी परमुटेशन में, तो उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या होगी, उसका पिछला जन्म, अगला जन्म, ये क्या होगा, ये कैसे है, कैसे था, वो लिखा। तो ऐसे ही मैंने भी कोइंसिडेंटली वो ग्रंथ में मैंने एक होशियारपुर में उसमें अपना डाटा दे के मैंने सर्च कराया कि मैं भी देखूं, जस्ट क्यूरियोसिटी थी मेरी। उन्होंने 4-6 महीने लगा के उसको सर्च किया और फिर वो मेरी परमुटेशन कम्बिनेशन वाला वहाँ पे वो मेरी लाइफ की पूरी इंटरप्रिटेशन ओल्ड पिछले जन्म, अगले जन्म, करंट जन्म की आ गई। तो उसमें ये मेंशन था कि मेरा जो पिछला जन्म है वो मुंबई की धरती का है। तो मेरे को मैं शायद उसी चीज़ को मैंने बिलीफ बना लिया कि आप मुंबई वाला काम जो है वो यहाँ ले आए। यहाँ ले आया हूँ। तो हो सकता है मेरे को ये सवाल का जवाब नहीं था कि मैं 11th में, जब यहाँ पे कोई जानता ही नहीं था इस ट्रेड को, इतनी छोटी सी एज में कुछ लोग अनऑर्गेनाइज काम कर रहे थे और जिनसे मैंने सीखा काम। मेरे को सबसे अच्छी एक उनकी बात और उनकी स्टेटमेंट जिससे मैं मैंने कॉन्फिडेंट भी फील किया और अच्छा भी फील किया, जिनके पास मैं करता था, उन्होंने जब मेरे टर्मिनल पे आके मेरे से ट्रेड करना शुरू किया, जिनसे मैंने वो ट्रेड सीखा था या जिनके पास मैं करता था, और उसने ये बोला कि आई एम सो हैप्पी कि कभी मैं तेरा गुरु था, आज तू मेरा गुरु है। तो आई फेल्ट सो हैप्पी और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट फील हुआ और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, यार मैं तो कुछ लाइफ में अचीव किया है। तो इसलिए सर आपने बहुत कुछ अचीव किया है, इसीलिए हम आपके साथ बैठे हैं, हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसके आगे अगर आप फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट मेरी 10 साल की जर्नी फिर जो है इसी स्टॉक मार्केट में। उस टाइम पे स्टॉक मार्केट पूरे डेवलपमेंट की स्टेज में थी और गवर्नमेंट बहुत सीरियस थी। पहले फिजिकल मार्केट थी, स्टॉक्स आते थे जाते थे, कोरियर की बोरियां भर भर के भेजनी पड़ती थी, आती थी, 21 से 21 दिन लग जाते थे पेमेंट देने में, लेने में, स्टॉक्स आने में, लोगों को बांटने में। फिर सिग्नेचर्स का इशू होता था, किसी के जेन्युइन सिग्नेचर्स हैं या नहीं हैं, फिर उसको चेंज कराना है, फिर होगा कि नहीं होगा, फिर और 21 दिन लग जाएंगे। फिर उसके बाद क्या वो जो शेयर्स उसने बेचे हैं वो फोर्स तो नहीं है, जो आपके पास पेपर आया असली है कि नकली है। फिर उसके बाद क्या है कि एक एनुअल क्लोजिंग का सिस्टम है, AGM का सिस्टम है कॉरपोरेट में, तो वो जो ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स होते थे उसकी वैलिडिटी 1 साल रहती थी सिर्फ, या 1 साल या महीना भी रह सकती है अगर उसकी AGM साथ में क्लोजर आ गई साथ में, तो या मैक्सिमम 1 महीना या मिनिमम उतना भी रह सकती थी। तो ये सब बड़ी सारी तकलीफ़ें थी, बट गवर्नमेंट सीरियस थी उस बारे में। फिर धीरे धीरे उन्होंने इस सब चीज़ों को हटाना शुरू किया। फिर हम लोग भी उसी तरह से ग्रो करने लग पड़े। हम लोग पहले फ़िज़िकल हुआ, फिर पार्टली फ़िज़िकल हुआ और पार्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ। डिपॉजिटरीज़ की सेटिंग की गई कि जी आपको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स मिला करेंगे। फिर उसी तरह NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को परमिशन दी गई कि आप भी ऑनलाइन आ जाइए। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ पे जो फ्यूचर ऑप्शंस का ट्रेड था वो रेगुलेटेड आ गया। पहले वो बदला ट्रेड बोला जाता था, वो भी कुछ प्रॉपर उसको आप ये समझें कि ट्रांसपेरेंसी कम थी उसमें, या जैसा भी था वो। फिर वो बदला ट्रेड को इस तरह से दिया गया। फिर ये पूरा का पूरा जो है डीमैट
वाली शेप में, इलेक्ट्रॉनिक शेप में स्टॉक्स चले गए। आजकल तो सर मोबाइल में रियल टाइम हो गया, ऐप आ गई। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरह से हम लोगों ने वो सारे फेज़ देखे, और खाली ये फेज़ नहीं देखे, उसमें उसके साथ साथ जितने स्कैम्स हुए वो भी देखे। तो स्कैम्स ने हमें पूरा प्रॉपरली वेदर कर दिया है कि हम अब उन स्कैम्स के लिए पूरा इक्विप्ड हैं। रिस्क सर्वेलेंस क्या है, क्योंकि कस्टमर अगर लॉस करता है, और मैं तो आंसरेबल भी हूँ और पेएबल भी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टॉक मार्केट को पैसा देने की। तो वो रिस्क सर्वेलेंस भी हमने प्रॉपरली सीखा, ठीक है, अपने पूरा इस सिस्टम को सीखा। वो सारी चीज़ों से हम लोग निकल के पूरा मैच्योर हुए हैं, पूरा उन्होंने चक्की में हमें पूरा पीसा। तो और उसका फ़ायदा भी हुआ। आज पहला एनएसई टर्मिनल होने का, और इस मार्केट में पहला आने का और इस्टेब्लिश करने का, और बाद में कंपटीशन भी आया, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो आज भी हमें है, क्योंकि हमने वो सारी स्टेजेस क्रॉस करी हैं और ख़ुद सीखी हैं। और मैंने लाइफ में एक चीज़ का हमेशा मैंने अपने फादर से सीखी, और ये चीज़ मैंने अप्लाई भी करी। स्टॉक मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी आती है, कोई भी कंप्लायंस चेंजेस आती हैं, कोई भी डेवलपमेंट होती है, कोई भी आईटी के नए नए सिस्टम्स आते हैं, चाहे वो रिस्क सर्वेलेंस के हैं, चाहे वो कलेक्शंस के हैं, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट के हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के हैं, चाहे वो हमारी इन हाउस एप्लीकेशंस हैं, तो मैं पहले उनको खुद से सीखता हूँ। पहले सीखता हूँ, उस पर काम करता हूँ, फिर स्टाफ को उसमें ट्रेंड करने के लिए देता हूँ और उनसे काम करवाता हूँ, ताकि मेरे को ये मैंने अपने फादर से ये, जैसे आपको बोला कि ये सीखा है कि एटलीस्ट कोई भी आपको लाइफ में घुमा ना सके। आपके से बात करने के दौरान आपके फादर का काफ़ी बार जिक्र आता है, तो मुझे लगता है कि आप अपने फादर से काफ़ी क्लोज थे। हाँ, ठीक है। आई लॉस्ट हिम 5 years बैक सैडली, बट मैं अपनी शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा वही लॉस मानता हूँ, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो अपनी जगह है। मेरे को बेस्ट उन्होंने एजुकेशन दिलाई, चाहे वो स्कूल था, चाहे वो कॉलेज था, चाहे वो बॉम्बे था। मेरी इन्वेस्टमेंट में उन्होंने सपोर्ट किया, मेरे को सिखाया लाइफ में प्रॉपर, मेरे को ग्रूम किया, मेरे को रिफ़ाइन किया, मेरे को बिज़नेस एथिक्स सिखाए, ठीक है। और फिर मेरे को उन्होंने इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए भी सपोर्ट किया फाइनेंशियली, और फिर मेरे को फ्री हैंड भी दिया। उन्होंने खाली सपोर्ट ही नहीं किया, उन्होंने कॉन्फिडेंस भी रखा कि मेरे को। आप कैसे फादर हैं? आपने भी अपने बेटे को इस बिजनेस में लेके आए? नहीं, देखिए, मैं तो अभी थोड़ा युग बदल गया। मेरे बेटा और बेटी जो हैं, 2 ही हैं। उनका पैशन था और जो उनका इंटरेस्ट था, हमने प्रॉपरली उसी चीज़। चलो, बेटी का तो हमने मान लिया, अभी आप सीए बनना चाहते थे, आप बन नहीं पाए, तो वो आप सपना आपने अपनी बेटी के थ्रू पूरा किया। नहीं, मैंने नहीं किया, उसका पैशन था। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को हुई, मैंने जब अपनी आंखों से अपनी बेटी को सीए बनते देखा कि मेरा अपना सपना पूरा हो गया। ये चीज़ होती है सर, माँ बाप अपने सपने जो हैं वो अपने बच्चों से पूरा करते। तो बेटे का दूसरा ये था कि उसका अपना इंटरेस्ट आईटी में ही था, वो शुरू से ही था। वो मेरे को लगता है शायद 9th 10th में ही उसने खुद ही कंप्यूटर्स में लैंग्वेजेस सीख ली, C++ और ये जावा और वो पता नहीं, उसका अपना इंटरेस्ट था। कहीं से उसने ट्रेनिंग नहीं ली, कहीं से फैमिली इंटेलिजेंस जो है वो जीन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। ऊपर वाले की डिवाइन की विल हो सकती है, डिवाइन विल हो सकती है, मैं बहुत मानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन उसने वो किया, और फिर उसने मेरे को बोला कि मैंने अपना एक वेब पे अपना एक पोर्टल रजिस्टर करना है, और मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहता हूँ। मेरे को इतने $1300 चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। महंगा यार, ये 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा ये क्या बातें कर रहा है। बट स्टिल, मैं जैसे मेरे फादर ने किया था, मैंने भी कॉन्फिडेंस रखा, और आई वॉज सो हैप्पी कि वो उस क्लास में 9th 10th में भी आके वो बच्चों को, और इंडिया के नहीं, वर्ल्ड वाइड, US के बच्चे, गल्फ़ के बच्चे, इधर के बच्चे, उधर के बच्चे, सबको वो आईटी की क्लासेस दे रहा था मैं। तो आई वॉज सो हैप्पी। फिर उसके बाद उसने बोला कि यही मेरा पैशन है, यही मेरे को करना है। तो फिर मैंने
उससे अपने बिजनेस की कोई बात नहीं करी। हाँ, ये ज़रूर करा है कि वो मेरा एक काम करने के बाद वो मेरा एक HNI क्लाइंट बना है उसकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मैं मैनेज करता हूँ और वो इन्वेस्ट करता है और मेरे पे वो उसका फेथ रखता है, कॉन्फिडेंस रखता स्टॉक है। मार्केट के साथ साथ सर से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर आपके बच्चे कुछ करना चाहते हैं, कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, तो आप उनका साथ दो, उनको बढ़ाओ, ताकि ताकि वो अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर सकें। बिल्कुल, देखिए उसमें वही बात 2 लाइनों में और बेटे की करूँगा कि उसने किया और उसने उसको सपोर्ट किया, हमारी फैमिली ने किया, मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। मैं तो बिज़नेस में ज़्यादा इन्वॉल्व था, दिन रात उनका स्कूल का, उनको लेना, उनको छोड़ना। शी वॉज सो पर्टिकुलर कि उनका बस का टाइम वेस्ट ना हो 45 मिनट का। वो खुद गाड़ी लेके उनको 5 मिनट 10 मिनट में स्कूल से लेके आती थी, ताकि उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया जाए, उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। इसीलिए माई डॉटर वॉज अमंग द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। 21 साल की उम्र में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी इंडिया में। और उसने 2 ग्रुप सिंगल अटैम्प्ट में भी निकाले, और वर्ल्ड की टॉप बिग 4 में से एक कंपनी में वो मैनेजर है। और इसी तरह बेटा जो है उसने IIT भी क्रैक किया, बिट्स पिलानी भी क्रैक किया। तो समहाउ IIT में उसको अपनी स्ट्रीम जो है वो टॉप 4 कॉलेजेस में नहीं मिल पाई। रीजंस जो हैं वो पॉलिटिकल समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हमारे देश की समझ लीजिए। तो फिर उसको बहुत लोगों ने बोला कि IIT, तो बोला कि IIT का ठप्पा होना बड़ा ज़रूरी होता है लाइफ में। तो उसने बोला यार मैं आपकी बात मान के IIT अगर दुनिया की मान के कर भी लूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या केमिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं करूँगा क्या जब मेरे को समझ ही कुछ नहीं आता, खाली स्टैंप थोड़ी लगानी है मेरे को। तो बट बिट्स पिलानी में भी उसने क्रैक किया था, उसमें उसको IT इंजीनियरिंग मिली, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी और अच्छे से करी। और इट इज़ इक्विवेलेंट टू IITs व्हेन वी कंपेयर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में जो प्लेसमेंट्स हैं, जो पॉलिसी, जो मतलब बड़ी बड़ी MNCs और US की टॉप कंपनीज़ में भी जो CEOs हैं आज की डेट में, वो जितने IITs के हैं उतने उससे ज़्यादा बिट्स पिलानी के भी हैं। तो सिमिलरली फिर ही गॉट placed with Microsoft, with Oracle, with Amazon, but he selected Amazon। तो उसके साथ वो IT इंजीनियर उन्होंने दे गेव हिम ए हैंडसम पैकेज और वो फिर अपनी लाइन पे चला गया आगे। हमें सर ये भी पता है कि आप समाज सेवा भी बहुत करते हैं और स्पिरिचुअली भी सर काफ़ी जुड़े हैं, क्योंकि उसको हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, वो हम पेंडिंग रखते हैं। तो थैंक यू सर, यहाँ हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत 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 शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।